अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशखाश हैं? व्यूअर्स, सोचा कि आज जो हम अपने शो का आगाज़ करें एक बहुत नायाब स्टोरी से करें। वो ऐसी स्टोरी है जिसने दुनिया की जो नज़रें हैं हमारे पसमंदा जो सूबा था बलूचिस्तान पे मरकूज़ कर दी हैं। और वो स्टोरी क्या है? सोलर किड्स की स्टोरी है। ऐसे बच्चे जो कि सूरज की रोशनी से चलते हैं और जब सूरज तलू हो जाता है तो बिल्कुल जो है बेसुध पड़ जाते हैं। ऐसी कौन सी बीमारी है या ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी उन बच्चों में है जो कि हमें ये बता सकते हैं कि सोलर किड्स का जो एक कॉन्सेप्ट है वो लेकर आया। सोलर पैनल तो सुना था और सोलर से चलने वाली गाड़ियां तो सुनी थी, सोलर से चलने वाली बहुत सी ऐसी और टेक्नोलॉजिकल चीज़ें तो सुनी थी, मगर क्या इंसान भी सूरज से चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बात कर सकते हैं? अब जब सूरज तलू हो जाता है तो फिर क्या होता है? तो हमने सोचा कि आज क्यों ना हम इस स्टोरी के ऊपर डिस्कस करें और पूछें कि क्या ऐसी वजूहात हैं जिससे ये जो बच्चे हैं, 3 भाई जो हैं वो सोलर किड्स कहलाए जाते हैं बलूचिस्तान जैसे इलाके में। और ये बच्चे कौन सी ऐसी नायाब बीमारी में मुब्तला हैं जो कि दिन के उजाले में नॉर्मल हो जाते हैं और रात में जो है एकदम से मफलूज हो जाते हैं। और इन बच्चों की ज़िंदगी अब कैसी है, क्या कर रहे हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इसके ऊपर बहुत सी जो रिसर्चेस भी हो रही हैं और दुनिया के जितने भी रिसर्चर्स हैं, दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं और अब इस चीज़ के ऊपर, इस मेडिकल प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं। तो हमें ज्वाइन करें कोयटा से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद काजिम साहब, जिनको मैं पहले वेलकम करूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं काजिम साहब? ठीक है, बस अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा काजिम साहब, सोलर किड्स की स्टोरी आपने ब्रेक भी की थी। सोलर किड्स जो हैं वो कौन से ऐसे बच्चे हैं, ऐसे नायाब बच्चे हैं जो कि सूरज की रोशनी में चलते फिरते हैं और फिर रात में जो है वो ऑटोमेटिकली मदम हो जाते हैं और उनकी हरकत रुक जाती है? देखें, ये जो इनके इनके जो बीमारी का मामला हुआ था वो 2016 में सामने आया था। जब इनमें से अब 3 भाई हैं, 2 बड़े हैं। एक की उम्र जो शोएब अहमद है उसकी उम्र 19 साल है, और जो छोटा है उससे अब्दुल रशीद नाम है उनका, उनकी उम्र 17 साल है। और इनमें से एक बिल्कुल छोटा है मोहम्मद इलियास, वो तकरीबन 10 साल है। तो ये जो 2 बड़े भाई थे, ये इनको 2016 में एक मदरसा में दाखिल किया गया था। इधर हजारगंज का इलाका है सरियाब में। ठीक है। तो वहाँ जो है ना, ये मीडिया को पता चल गया कि ये जब बच्चे जो ही सूरज गुरूब हो जाता है तो फिर इनका जो है ना वो जो जिस्म है वो मफलूज हो जाता है, और सूरज तुलू होने के साथ फिर ये बिल्कुल उसी तरह जैसे एक नॉर्मल इंसान होते हैं, तो ये बिल्कुल इसी तरह होते हैं। तो बल्कि इन बच्चों में से जो बड़ा भाई है उन्होंने बात की, उनका कहना था कि जब से हमने गोली खाना शुरू किया है 9 साल से, तो उसके बाद से हमें पता चला कि रात भी कोई चीज़ है और उसमें भी जिंदगी है। इससे अच्छा। पहले हमें पता नहीं चलता था कि रात भी कोई है, और रात में भी लोग जो है ना बैठते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अच्छा। तो 2016 में जब ये मीडिया में बात उजागर हुई तो फिर इन बच्चों को शिफ्ट किया गया उधर इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल में। तो वहाँ जो प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम है वो ज्यादातर इन्वॉल्व रहा इन बच्चों के इलाज के हवाले से, इनकी बीमारी की तहकीकात के हवाले से। अच्छा मोहम्मद काजिम साहब, आपने बिल्कुल बताया है ये 9 साल पहले जो है ये चीज़ जो है रोनुमा हुई थी और मीडिया की जीनत भी बनी थी, मगर अभी तक ये बच्चे जो हैं सही सलामत बिल्कुल ठीक हैं और एक मेडिसिन के साथ जो है वो जी रहे हैं। ये बताइएगा कि क्या बताया कि कोई न्यूरोलॉजिकल मसला है या ये कुछ ऐसा ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है जो कि वाकई सिम्टम्स नहीं देता या कोई सिग्नल नहीं शो करता या रात को एक्सेप्ट नहीं करता? देखें, डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक इस वक्त जो कायनात में जो 7 अरब इंसान हैं या इससे भी ज़्यादा हैं, उनके बकौल अभी तक जो है ना ये बात सामने आई है कि ये बीमारी सिर्फ इसी फैमिली में है। तो उन्होंने कोई 2-2.5 साल इस पर रिसर्च किया। अमेरिका में भी रिसर्च हुआ था, बरतानिया में भी हुआ था, और यहाँ पाकिस्तान में भी
डॉक्टरों ने रिसर्च किया था। तो उन्होंने ये बताया कि इनके जो दिमाग में वो डोपामीन है उसकी कमी वाक़ई अच्छा, होती है। ठीक है। और इसको उन्होंने आईवीडी जीन की एबनॉर्मलिटी का नाम करार दिया इस बीमारी को। तो उन्होंने बताया कि जब 2-2.5 साल रिसर्च के बाद वहाँ हॉस्पिटल में लोग थे, रात को जब इनको डोपामीन की गोली खिलाई गई तो उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो गए। और अच्छा, उन्होंने वहाँ जो अस्पताल में पहले तो ये मफलूज हो जाते थे, लेकिन उस रात को जब इनको डोपामीन की गोली दी गई तो तो बेहतर हो गए थे। बिल्कुल नॉर्मल जो है ना उसकी तरह खेलने कूदने लगे। उसमें अच्छा, बाद मुझे थोड़ी में सी कैफियत के बारे में बताएंगे, जैसे कि आप इन बच्चों से मिले हैं, सुबह के वक्त ये बहुत हशाश बिशाश एनर्जेटिक रहते थे, रात को क्या होता था इनको? रात को बिल्कुल ही मफलूज हो जाते थे। जो ही सूरज गुरूब हो जाता था तो गुरूब होना शुरू हो जाता था तो ये इनके जो है ना जो जिस्म जिस तरह मफलूज हो जाता है, सुन्न हो जाता है। बिल्कुल जैसा किसी पे अटैक हो जाए और वो बेहोश हो जाए, ये लोग बिल्कुल इसी तरह जो है ना वो मफलूज हो जाते थे। तो उसके बाद जब से इनको गोली दी गई है तो रात को जो है ना ये अब एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन अब ये बड़े हो गए हैं और उनके वालिदैन की तशवीश अभी तक बरकरार है। वो चाहते हैं कि इनका जो है ना कोई मुस्तकिल इलाज इलाज हो हो जाए। क्योंकि अभी उन कहते हैं कि हमें मतलब ये खदशा होता है कि हम इनको जो है ना कहीं बेच दें, ये कहीं गिर जाए या कोई इस तरह का मसला हो जाए। और खुद ये बच्चे जो इनका बड़ा भाई है शोएब अहमद, उनका भी यही कहना था कि अगर हम ये जो गोली का असर है ये जब खत्म हो जाए फिर रात को हम उसी तरह हो जाते हैं। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, आपकी रिपोर्ट जब आपने की थी उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान ही बल्कि बैरून मुल्क से भी रिसर्चर्स और डॉक्टर्स की रिसर्चेस सामने आई हैं, क्या आप इस तहकीकाती अमल की तफसील बता सकते हैं क्या हुआ था? देखिए अभी तो ये जारी है, लेकिन उस वक्त जो है ना ये प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने बताया कि इनके जो सैंपल्स हमने भेजे बरतानिया में और अमेरिका में, तो वहाँ मुख्तलिफ उन्होंने इस पे तहकीकात की। तो उन्होंने यही उसका वो किया है कि बुनियादी तौर पर इस तरह की बीमारियां जो है ना जो कजन्स मैरिजेस होते हैं उनमें जो है ना इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो अभी फिलहाल जो है ना उन्होंने इसको यही नाम दिया है और ये कह रहे हैं कि इनकी दिमाग में जो है ना वो डोपामीन की कमी हो जाती है। तो वो उस वजह से जो है ना जो ये सूरज के गुरूब होने के बाद जो है ना ये इस कैफियत में मुब्तला होते हैं। अच्छा, आप ये तो मेडिकेशन पे भी हैं और अब बेहतर फील कर रहे हैं, मगर ये किसी काम काज में है या पढ़ते हैं, क्या करते हैं? देखें ये मतलब अभी तक मतलब ये है कि रात को इनकी जिंदगी मामूल पे है, लेकिन ये अभी तक ना सही मानों में पढ़ सके बच्चे, ना इनका कोई काम काज है, बल्कि अब बड़े हो गए हैं। उनके वालिद है मोहम्मद हाशिम, उन्होंने वजीर आला बलूचिस्तान और गवर्नमेंट से अपील की कि वो इस मामले को देखें। या तो इनको जो है ना कोई ये जो खुसूसी बच्चे होते हैं या खुसूसी लोग होते हैं उनके लिए जो कोटा होता है मुलाजमतों में, इस तरह की कोई मुलाजमत दे दें या कोई इनके लिए वजीफा जो है ना मुकर्रर करें। और फिर उन्होंने ये भी दरख्वास्त की कि वो इनके वालिद जो है ना सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो इनको मुस्तकिल जो है ना ये गोली लेनी होती है। तो उन्होंने ये भी दरख्वास्त की गवर्नमेंट से कि इनका जो इलाज मुआलजा है वो भी जारी रखा जाए ताकि कोई इनका मुस्तकिल इलाज हो। और इसके अलावा ये जो गोली है ये जो है ना उन्हें फ्री में जो है ना फराहम किया जाए। तो उन्होंने ये ठीक। अपील की है गवर्नमेंट से। अच्छा, आपने ये बताया मोहम्मद काजिम साहब कि ये कज़न मैरिज है, कज़न मैरिज में कुछ ना कुछ मसाइल ऐसे आ रहे हैं जेनेटिकली अगर हम बात की जाए, तो अगर ये आगे फ्यूचर में फैमिलीज करते हैं या शादियां करते हैं तो ये चीज़ क्या मुसलसल ख़ानदान से ख़ानदान जो है ये मुंतकिल होगी? ये जो डॉक्टरों का यही कहना है कि बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान है उसमें तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की बीमारियों का आतिशफशां है। अच्छा। वे इसी कजन मैरिजेस की वजह से। तो ये बिल्कुल ये जो है ना जब ये जीन में हो जाए कि किसी के, तो ये फिर ट्रांसफर हो जाएगा इसी तरह जो है ना। लेकिन फिलहाल जो है ना ये इसी फैमिली में है। और डॉक्टर ने भी अपील की है कि अगर कोई और भी इस तरह की जो है ना वो मुब्तला हो जाते हैं बच्चे या लोग,
तो वो उनसे रुजू करें तो वो भी इनका, ताकि उनका भी इसी तरह का कोई इलाज मुआलजे का सिलसिला शुरू हो जाए। तो बुनियादी तौर पर उनका यही कहना है कि पाकिस्तान में जो है ना ये कजन्स मैरिजेस दुनिया में के किसी और मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हैं। तो लोग आते नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हो सकता है और भी फैमिलीज में हो, लेकिन फिलहाल देखिए जो है ना मंजर आम पे ऐसी चीज कोई सामने नहीं आई है। तो ये जो इलाज है ये क्या मुस्तकिल इलाज है, इनको डोपामिन की गोली दी जाएगी तो भी ये बेहतर फील करेंगे? फिलहाल तो इनका इन्हिसार इसी गोली पर है। अगर गोली ये खुद वो जो उनका बड़ा भाई है उन्होंने यही कहा कि जब गोली का असर खत्म हो जाता है तो फिर रात को उनका बदन बदन उसी तरह जो है ना मफलूज हो जाता है, हम्म। लेकिन जब ये गोली खाते हैं तो फिर नॉर्मल जो है ना हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन कासिम साहब एक मेरा एक बहुत इधर इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप मुझे इस पर करेक्ट भी कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि समटाइम्स मौसम ऐसा है सूरज नहीं निकलता, तो क्या जब नहीं निकलता या उसकी शुआएं नहीं आती तो क्या इनकी फिर हालत होती है? वही हालत होती है जो रात में होती है? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि इस तरह कैफियत के बारे में हमने नहीं पूछा है उनसे, और हो सकता है इतना ज्यादा असर नहीं हो जिस तरह रात में जो है ना वो तारीकी में होता है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल उस तरह की सूरत हाल वो नहीं हो रही होती है। लेकिन जो हम लोग ये जो शमसी पैनल्स है उन पे देखते हैं, अगर ये बादल बादल ज्यादा हो जाए तो वो उनका उतना असर नहीं होता नहीं है होता। जितना जितना जो है ना तेज रोशनी में या जिस तरह बगैर बादल के जो है ना उनके उनके जो असरात हैं वो ज्यादा होते हैं। तो बिल्कुल। हो सकता है उन पे भी इसी तरह का असर हो, लेकिन ये हमने नहीं पूछा है उनसे और अच्छा। नहीं डॉक्टरों ने ये बताया है अभी अच्छा, तक। उनकी तवज्जुह से आप बलूचिस्तान हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं ताकि जो आपका पैगाम है या उनकी तरफ से जो आने वाला जो पैगाम है वो पूरी पाकिस्तान सुन रहा है बल्कि पूरी दुनिया सुन रही है? देखिए, उन्होंने तो उनके वालिद ने यही अपील की है कि इनका इनके बारे में जो है ना सही कोई इस तरह का कोशिश हो ताकि कोई इनका मुस्तकिल इलाज हो ना। अब ये सिर्फ उस गोली पर है। इसके अलावा उन्होंने ये अपील की कि ये जो जवान हुए हैं बच्चे, इनको कोई मुलाजमत दी जाए या कोई इनके लिए वजीफा मुकर्रर किया जाए ताकि ये भी फैमिली पे जो है ना बोझ ना हो। तो ये अपील उनके वालिद ने की है वज़ीर आला बलूचिस्तान से, हुकूमत बलूचिस्तान से, और इसी तरह जो है ना जो वफाकी हुकूमत है ये अपील उन्होंने सबसे की है कि उनकी जो है ना मदद की जाए इलाज के हवाले से और बाकी जो माली इमदाद है उसके हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल मदद, हम लोग भी ये चाहते हैं कि ऐसे बच्चों की मदद की जाए, तभी हमने ये आज जो इशू जो है वापस रेस किया है और आप ही की रिपोर्ट थी जिसके बाद जो है ये इशू जो है हाईलाइट हुआ है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो बीमारी है ये दरियाफ्त कैसे हुई है, क्योंकि आप जब ये रिपोर्ट कर रहे थे तो कैसे आपको पता लगा कि वाकई बीमारी है कि या कोई डिसऑर्डर नहीं है? देखो, ये जो 2016 में बात सामने आई तो जब मीडिया में बात उजागर हुई तो इन बच्चों को खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद ले जाया गया। वहाँ पिम्स में जो है ना कोई 2-2.5 साल तक ये वहाँ दाखिल तो नहीं रहे, लेकिन ये है कि इनके सैंपल्स लेके दुनिया में भेजा गया। फिर उसमें ये बात सामने आई कि इनमें जो है ना वो IVD जीन इसको नाम दिया है, उसकी एबनॉर्मलिटी है, और वो जब इनमें ये डोपामीन की कमी हो जाती है तो फिर ये इस कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। तो 2016 के बाद जो है ना इन पे मुसलसल काम किया गया। वो डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक 2-2.5 साल के रिसर्चेस के बाद वो इस हद तक जो है ना रूल आउट कामयाब हुए किया गया है। कि इनको जो है ना ये डोपामीन की गोली खिलाकर जो है ना उनकी रात को जो है ना जो रात की जिंदगी मूवमेंट है। है उसको ठीक है। नॉर्मल जो है ना कर दिया गया। अच्छा, थोड़ा सा बताएंगे कि बच्चों की जो वालदा है उनकी क्या कैफियत है? आपने वालिद साहब का तो नाम लिया है, सिक्योरिटी गार्ड हैं और वो कहते हैं कि अखराजात की वजह से ज़रा 3 बच्चों को गोली देनी है, इट्स नॉट पॉसिबल। वालदा ने कैसे उनका साथ दिया? रात के वक्त बच्चों को उठाना, बहुत से मसाइल होते हैं, बेसुध पड़ा हुआ बच्चा जो है माँ बाप के लिए वाकई एक बहुत बड़ी आजमाइश होता है। उसको उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसको वॉशरूम लेके जाना, उसको समटाइम्स बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जो कि वालदा फेस करती है। देखिए, ये उनकी वालदा से तो हमारी बात नहीं हुई, लेकिन वालिद थे और उनके जो बाकी जो मर्द रिश्तेदार हैं वो तो यही कह रहे थे कि इसी बीमारी की वजह से वो मदरसे में इन जहाँ कोयटा में इनको दाखिल किया गया था वहाँ भी वो अपनी तालीम जारी नहीं रख सके,
क्योंकि रात को जो है ना ये गिर जाते थे, तो फिर वो जो असातिज़ा थे या दूसरे थे उनके लिए भी ये लोग मसला होते। तो इसी तरह ये घर में भी जो है ना ये इसी तरह होंगे, तो यकीनन उनकी वालदा या जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनको मुश्किलात का सामना होगा इनको बड़ा करने में। तो ये मजमूई तौर पर 9 बहन भाई थे, जिनमें से 5 में जो है ना ये बीमारी पाई गई थी, जिनमें से 2 जो है ना फौत हो गए थे, बाकी 3 जो है ना ये आयात हैं, जिनमें से 2 जो है ना अभी जवान हो गए और एक अभी तक उनमें 9-10 साल का जो है ना वो बच्चा है। अच्छा, 9 बहन भाई थे टोटल, जिसमें से सब कुछ हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद काजिम, ब्यूरो चीफ कोयटा। आज बहुत एक इतना के दिल दहलाने वाला भी इंसिडेंट है, वाकया इस तरह नहीं कह सकते, मगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की अगर बात की जाए तो ऐसे बच्चे जो कि पहले अगर बंदा इंसान सोचता है कि ऐसे बच्चे वाकई सूरज की रोशनी से चल फिर सकते हैं, मगर उसके पीछे हकीकत क्या है हमने आज आपको डिटेल में बताया। डोपामिन एक ऐसा जो है जेनेटिकली एक ऐसा केमिकल है जो कि ब्रेन रिलीज करता है बॉडी में और बॉडी ऑटोमेटिकली काम करती है, मगर ये केमिकल जो इन तीनों बच्चों में जो है जेनेटिकली पाया नहीं जाता था, क्योंकि कज़न मैरिज थी इनके वालदैन की, तो इस वजह से इस बीमारी में मुब्तला थे। मगर बीमारी का इलाज जो है वो एक गोली के ज़रिए किया जा रहा है, जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर तो बन गई है, मगर फिर भी जो कहते हैं ना कि भरपूर ज़िंदगी तभी गुजार सकते हैं जब इनका मुकम्मल इलाज हो, और इलाज के साथ साथ इनको कोई मुलाजमत दी जाए या इनको वाकई पढ़ने के या आगे बढ़ने के कोई मौके दी जाएं। और ये अपील भी है हमारी बलूचिस्तान हुकूमत से और तमाम इदारों से और हुकाम आला से कि वाकई ऐसे बच्चों की कफ़ालत के लिए वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ना सिर्फ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, बाकी उन वालिदैन की मदद भी करें। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। ये खबर है मर्दों के लिए, क्योंकि मर्द हजरात अब बिल्कुल ख़बरदार हो जाएं, होशियार हो जाएं, क्योंकि अब दूसरी शादी करेंगे तो सीधा जेल में जाएंगे और साथ साथ 7 साल जो है कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। और इसके साथ साथ ये जो खबर है ना, ये वाकई पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये हमारे पड़ोसियों के लिए खबर है। और मगर पाकिस्तान में भी ये चीज़ ज़ेरे बहस है। वो चीज़ क्या है? दूसरी शादी। जो लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो भारत ने तो बहुत इस पर सख्त से सख्त कवानीन जो है वो लागू कर दिया है, मगर पाकिस्तानियों में भी ये जो चीज़ है ये ज़ेरे बहस आई हुई है और कवानीन और कानून पास करने की भी बातें की जा रही हैं। तो दूसरी शादी बहुत बड़ा मुअम्मा है और शरीयत के लिहाज से जो है बिल्कुल मना नहीं है, मगर इस पे शरीयत क्या कहती है, किन शराइत पे जो है शादी करना मुमकिन है या करनी चाहिए, तो आज हम ये जानेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी। और इसके साथ साथ अगर हम सोशली बात की जाए तो सोशली जो है इस चीज़ को टैबू समझा जाता है और हमेशा से कहते थे हमारे माशरे में दूसरी शादी अक्सर जज्बाती रद्द अमल, गलत फहमियाँ और माशरती दबाव और नाक़िस मालूमात की बुनियाद पर जो है तनाज़ा बन जाती हैं, जबकि इस्लाम ने इस मामले की नहायत ही बारीक और तफसील से जो है बयान किया है और ख़वातीन के हकूक़ के बारे में भी मुकम्मल हिफाजत दी है। तो आज हम इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालेंगे और हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर अब्दुल शकूर हकानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अब्दुल शकूर साहब, दूसरी शादी, ये कहते हैं जब से दुनिया बनी है तब से ही ये दूसरी शादी का जो मौमा है अभी तक हल नहीं हो सका। कुरान और सुन्नत की रोशनी में दूसरी शादी किस बुनियाद पे की जा सकती है कि इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, जब मर्जी कर लो? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। आपने एक अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाई है। बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं हमारे मुआशरे में। उनमें से एक गलत फहमी ये भी है कि शायद कोई मजबूरी हो तो दूसरी शादी करें, अगर मजबूरी न हो तो दूसरी शादी न करें। जी, हमारे मुआशरे में उमूमन यही समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा में जो हुक्म दिया, फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मथना व थुलाथ व रुबा, अल्लाह ने तो शादी का जब ज़िक्र किया तो 2 से शुरू किया कि तुम 2-2 निकाह करो, 3-3 करो, 4-4 करो, और आखिर में फरमाया कि व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितु, अगर तुम्हें डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर 1 करो।
वरना अल्लाह ताला ने आगाज़ ही 2 से किया है। और इस्लाम जो है वो हर दौर में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हर दौर का दीन इस चीज़ को तरजीह देता है और इसको अच्छा समझता है कि निकाह ज़्यादा किए जाए। अच्छा। बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का कौल है कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है जिसकी बीवियां ज़्यादा हों, इसलिए कि उमूमन ये है कि औरतों की तादाद ज़्यादा होती है, मर्दों की तादाद कम होती है, औरतों की ज़्यादा होती है। अब अगर सिर्फ एक निकाह करेंगे तो बाकी औरतें वो कहाँ जाएंगी? पाकिस्तान में भी इस वक्त देखें कि गालिबन 60-40 की रेशो चल रही है जी। लेडीज़ जो हैं वो तकरीबन 60% हैं, 40% जो हैं वो जेंट्स हैं। तो अब 20% जो रह गई हैं वो कहाँ जाएंगी? और उसके बाद जो बेवा हो जाती हैं या मुतलका हो जाती हैं तो वो कहाँ जाएंगी? और जबकि कुरान ये हुक्म दे रहा है कि बग़ैर निकाह के किसी को रहना नहीं चाहिए। सूरह नूर में है व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, कि तुम में से हर एक का निकाह होना चाहिए। अल्लाह हुक्म दे रहा है बग़ैर निकाह के ना रहो। अब ये जो 20% औरतें ज़्यादा हैं और जो बेवा हैं मुतलका हैं, अब ये बग़ैर निकाह के हैं। कुरान कह रहे हैं इनके निकाह कराओ, तो अब निकाह किससे करवाएंगे? अब जाहिरी बात है कि मर्द कम है और दूसरा ये है कि जो कंवारा बच्चा होगा वो बेवा को पसंद नहीं करेगा जी। वो मुतलका भी पसंद नहीं करेगा। तो जाहिरी बात है कि दूसरी शादी वही करेगा जो बेवा और मुतलका को अफोर्ड कर सकता है, उनको संभाल सकता है। और वैसे भी ऐसी जो खवातीन है उनके लिए मेच्योर मर्द का होना ज़रूरी है जो उनकी नफ्सियात को समझे, उनकी ज़रूरियात को समझे जी। बिल्कुल। तो इसलिए इस पर एतराज़ करना ये सख्त गुनाह है। अच्छा, बिल्कुल। हक़ानी साहब, दूसरी शादी के लिए एक बहुत अहम सवाल है कि पहली बीवी की इजाज़त ज़रूरी है? हमारे कानून में ऐसी शिक है लेकिन शरीयत में नहीं है। अच्छा। दीन इस्लाम में कोई शर्त नहीं है कि आप पहली बीवी से इजाज़त लें तो फिर दूसरा निकाह करें, ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी निकाह फरमाए हैं वो तो बीवियों को बाद में पता चलता था। आप निकाह कर लेते तो फिर पता चलता कि हमारी ये सौतन आ गई है, आपने तो नहीं पूछा किसी से भी। और पूरे दीन इस्लाम में कहीं भी ये नहीं है कि आप पहली बीवी से पूछ कर फिर निकाह करें, ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा। ये मर्द की है, मर्द को जरूरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ऐसा हुआ जिहाद के सफ़र पे तशरीफ़ ले गए हैं और वहाँ से जो औरतें कैदी बन के आई हैं उनमें से बाद सरदारों की बेटियां थी। तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, इनको आप आम साहबा के उसमें न दें कि आप उनकी बांदियाँ बनाएं, क्योंकि सरदारों की बेटियां हैं, बड़े ख़ानदान की औरतें हैं, तो इनको आप निकाह में रख लें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया। अब मदीना आए हैं तो पता चला है कि एक और बीवी आ गई है, तो आपने तो नहीं पूछा किसी से। तो इसलिए ये जो हमारा इधर मैं थोड़ा सा एक आपसे कता कलामी के लिए माजरत है पूछना चाहूँगी कि वो तो एक सिचुएशन थी, बांदियाँ थी, हालात ऐसा था, इस्लाम परवान चढ़ रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होने का एक ज़रिया था। मगर हमारे यहाँ आज का जो सिचुएशन है, हमारे यहाँ एक कंप्लीट फैमिली है, एक हंसता भसता घर है, उसमें एक सौतन लाद ऊपर ले आए बिला जवाज़, कि कोई जवाज़ ही नहीं है, कोई औरत में कोई किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं है, कोई खामी नहीं है, बांझपन नहीं है, तो क्या ये जुल्म के ज़िम्रे में नहीं आता? निकाह जो है ये इबादत है और इबादत जुल्म नहीं हुआ करता। निकाह इबादत है, सुन्नत है, तमाम अंबिया की सुन्नत है और अल्लाह का हुक्म है, तो इसको आप जुल्म कैसे कह सकते हैं? निकाह तो जुल्म नहीं है। जो फहाशी फैल रही है, बेहयाई फैल रही है, जो हमारे मुआशरे में जो है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो तसव्वुर चल रहा है, ये है जुल्म। निकाह में लाना ये जुल्म नहीं है, बल्कि इस पे तो अल्लाह ने बरकतें और रहमतें रखी हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर ये निकाह से पहले फ़कीर हैं तब भी निकाह करें, अल्लाह अपने फजल से इनको मालदार कर देगा। निकाह में अल्लाह ने रिज्क रखा है, बरकतें रखी हैं, ये जुल्म नहीं है, ये तो रहमत है। हमारा तसव्वुर ऐसा बना दिया गया, हमारे जो है ना वो जहन ऐसा बना दिया गया कि शायद दूसरी शादी पे जुल्म है, ये जुल्म नहीं है। एक तरफ आपको नजर आ रहा है कि जो पहली बीवी है उसके लिए तकलीफ है,
बिल्कुल एक फितरी अमल है। बिल्कुल। लेकिन जिस बेवा से वो निकाह कर रहा है या जिस मुतलका से वो निकाह कर रहा है, क्या उसके लिए राहत नहीं हो रही? आप उसको नहीं बसा रहे, उसको आप एक छत नहीं मुहैया कर रहे, तो फिर उसका भी तो फायदा हो रहा है ना। उस तरह भी तो आप सोचें। आप एक औरत को देखती हैं कि जनाब उस पर जुल्म हो रहा है जी, सोकन आ रही है, जो आ रही है उस पर भी तो गौर करें ना कि वो बेचारी लावारिस फिर रही थी, 2 या 3 उसके बच्चे थे, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई उसको तहफ़्फ़ुज़ देने वाला नहीं था। आपको पता है हमारे मुआशरे में जिस औरत के बारे में पता हो कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो लोग किन नजरों से देखते हैं उनको? वो तो आंखें फाड़ फाड़ के और बुरी नजर से देखते हैं और फिर तसव्वुर करते हैं, तबसरे करते हैं कि इसका गुजारा कैसे हो रहा है, ये कैसे कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। हर वक्त ऐसे नजरें उस पर टिकाई हुई होती हैं। लेकिन जिसका शोहर मौजूद हो उसको लोग इस नजर से नहीं देखते। तो एक बेवा के सर पे जब शफकत का हाथ रख दिया, सरप्रस्ती का हाथ एक मर्द ने रख दिया, तो उसमें कितना फायदा है उसको भी तो सोचना चाहिए। ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। शरा क्या कहती है, कुरान क्या कहता है। लेकिन हमारे यहाँ सोशली अगर मैं बात करूँ, हमारे यहाँ अगर मर्द शादीशुदा है, बीवी बच्चे सब हैं, खुश है, अच्छी जिंदगी गुजार है, तो वो चाहेगा कि लड़की उसको अपनी बीवी से भी छोटी मिले। हमारे यहाँ ये आजकल चल रहा है ना, जो सोशल चल रहा है। हम इसलिए फर्क जानना चाह रहे हैं कि कुरान क्या कहता है। बेवाओं के ऊपर हाथ रखो, यतीम लड़कियों के ऊपर हाथ रखो, ऐसी बच्चियां जिनकी शादी नहीं उन पे हाथ रखो। उम्र का कोई तकाजा नहीं। लेकिन हमारा जो आजकल सोशली ये चल रहा है कि बच्चियां कहते हैं, लड़कियां चाहते हैं वो लोग 21 साल की, 25 साल की, 22 साल की, और वो माँ बाप मजबूर है क्योंकि उनकी बेटियां घर बैठी हुई हैं। देखें, मर्द की ख्वाहिश पे तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते, और उसके लिए जो जायज़ काम है उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर उसको छोटी उम्र की लड़की मिल रही है, कंवारी मिल रही है, तो आप इसको नाजायज़ तो नहीं कह सकते। हाँ, हम ये ट्रेंड चला सकते हैं, हम ये लोगों को बावर करा सकते हैं कि देखें आप दूसरा निकाह करें, किसी बेवा से करें, किसी यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखें, उनका बाप बन के दिखाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैगाम भेजा कि आप मुझसे निकाह कर लें। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मैं साहिब औलाद हूँ, मेरा एक बेटा भी है, एक बेटी भी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों समेत मेरे निकाह में आ जाओ ताकि मैं इनकी सरपरस्ती करूं। तो ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल कायम की है कि देखो दूसरों के बच्चों को पाल सकते हैं, उनको बाप बन के प्यार दो, शफकत दो। देखें, जिस बच्चे के सर पे बाप नहीं होता ना, उसकी तरबियत ठीक नहीं होती है। माँ बेचारी कहाँ तक कर सकती है तरबियत? माँ 4 दीवारी के अंदर तरबियत कर लेगी, लेकिन बच्चा जब बाहर निकलेगा तो माँ तो साथ नहीं जाएगी। अब जब बाप सर पे नहीं है तो उसको समझाने वाला कोई नहीं है कि बेटा तेरा फायदा किस में है, नुकसान किस में है, और किस लाइन पे तूने चलना है, किस डिगर पे चलना है, ये बाप समझाएगा। अब इसलिए हम कहते हैं, और दीन इस्लाम ये कहता है कि जब बच्चे यतीम हो गए हैं और उनकी माँ बेवा हो गई है, तो उनसे निकाह करके उनके सर पे हाथ रखो ताकि उन बच्चों की भी तरबियत बाप की सरपरस्ती में हो सके, और उन बच्चों को भी पता हो कि हमारा बाप हमारे सर पे है। बिल्कुल, आप बहुत वाज़ेह अंदाज में बता रहे हैं कि कुरान क्या कहता है। हम आज चाहते थे कि हम सोशली और रिलीजियसली इन चीज़ों एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करें। अब्दुल शकूर हक्कानी साहब हमारे साथ हैं, हम इस पर मजीद बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दूसरी शादी के हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या हुक्म है और हमारे माशरती पहलू क्या कहते हैं और क्या कर रहे हैं। तो अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ हैं और मजहबी स्कॉलर हैं। हम स्क्रीन पे नंबर चला रहे हैं, जो लोग हमें लाइव कॉल्स करने का के मसाइल डिस्कस करना चाहते हैं प्लीज़ आप लोग कर सकते हैं। इट्स ओपन फॉर एवरीवन। खासतौर पे मेरी प्यारी प्यारी बहनें जिन मसाइल में वो घिरी हुई हैं, वो आज अपना मसला जो है हमारे साथ शेयर करके हल जो है पूछ सकती हैं। अब्दुल शकूर साहब ये बताएं कि हमारे यहाँ आपने कहा है कि इस पहलू पे शादी हो सकती है और है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, मगर जो लोग निकाह जो है वो छुपाते हैं और कितने कितने साल छुपा के रखते हैं, उनकी ख़वातीन ना किसी को बता सकती हैं कि वो शादीशुदा है, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं होता, ना रजिस्ट्रेशन होती है निकाह की, ना निकाह नामा उनके पास मौजूद होता है, और गवाह भी वो होते हैं जो कि उसके बाद उन्होंने पहली के बाद दूसरी बार देखे ही नहीं होते। तो ये क्या
तरीका है, सोशली भी बता दें मुझे, और इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि आप निकाह करो तो उसका ऐलान करो, ऐलान करो, और इसीलिए हुक्म भी ये है कि मस्जिद में निकाह करें, ताकि वहाँ मोहल्ले वाले होंगे, नमाजी होंगे, उन सब के सामने बाकायदा ऐलान होना चाहिए कि फ़लाँ का निकाह फ़लाँ की बच्ची के साथ हो रहा है। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो जो आपने फरमाया कि औरत को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, उसको पता होगा, लोगों को पता होगा कि ये इसकी वाइफ है, बीवी है इसकी। उसके अलावा जब वो उनके घर आए जाएगा तो किसी को बदगुमानी नहीं होगी कि क्यों आ रहा है। अब अगर ऐलान ही नहीं है, मोहल्ले में किसी को पता ही नहीं है, तो वो जब उनके घर जाएगा तो लोग तो गलत सोचेंगे ना, बदगुमानी करेंगे कि पता नहीं कौन है, क्यों आता है इनके घर में। जब वो बाकायदा ऐलान होगा और लोगों के सामने निकाह होगा तो सबका पता होगा भी ये इनका दामाद है, इसे इनके घर आता जाता है। तो इसलिए ये जो खुफिया निकाह करते हैं ना कि बस 2 निकाह गवाह बैठा लिए और निकाह कर लिया और उसके अलावा किसी को पता ही कोई नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल गलत है। खुफिया निकाह का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारे यहाँ। निकाह का मतलब है कि ऐलान करो और बताओ कि तुम निकाह में हो या वो औरत जो है वो मेरे निकाह में है। बिल्कुल। और निकाह के बाद रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, ID कार्ड पे भी अब उसका मियाँ का नाम आना चाहिए और निकाह नामा भी बाकायदा रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि औरत को तहफ़्फ़ुज़ मिले। अगर खुदा ना खास्ता मियाँ की डेथ हो जाती है तो वो कम से कम प्रूफ तो दे कि ये निकाह नामा है और ये मेरा ID कार्ड है, मैं उसकी बीवी हूँ, ताकि उसकी विरासत में उसको बाकायदा हिस्सा मिले। अब्दुल शकूर साहब, एक कॉलर है, हम लाइव उनसे बात सुनना चाह रहे हैं उनकी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही है आपको? यासीन साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं मुल्तान से बोल रही हूँ, यास्मीन। यास्मीन साहिबा। जी यास्मीन साहिबा क्या सवाल है आपका? जी हम बहनों की शादी नहीं होती, भाई की भी नहीं। आप फिर दोहराएंगी सवाल अपना? अच्छा, वो पूछ रही हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही तो इस तरह का कोई वजीफा बता दें या कुछ कर दें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, बस इतना जो है ये आयत करीमा है, इसको डेली 500 दफ़ा पढ़े। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इंशाल्लाह बहुत जल्द शादी हो जाएगी। चलिए यास्मीन साहब आप सुन पा रही हैं, आपको वजीफा बता दिए शादी का, तो व्यूअर्स आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने मसले दूसरी शादी के हवाले से पूछ सकते हैं। हकानी साहब, ये हम बात कर रहे थे दूसरी शादी के हवाले से, आपने कहा कि रजिस्टर कराना चाहिए और ID कार्ड में भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए ताकि प्रूफ रहे। मगर अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं ID कार्ड के ऊपर तो पहली बीवी को पता लग सकता है, क्योंकि जब ऑब्वियसली जब आप करते हो कोई चीज़ तो शक तो हो जाता है कि आपकी रूटीन बदल जाती है या आपका आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंज आ सकता है या आपके इमोशनल चीज़ों में चेंज आ सकता है, आता भी होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए लोग नहीं रजिस्टर कराते, फिर क्या करें? नहीं, देखिए निकाह के बाद आप अगर अपनी पहली बीवी को बता देते हैं कि मैंने शादी की हुई है, मेरा निकाह है, वो फलां मेरी बीवी है, तो क्या होगा? हफ्ता 1.5 हफ्ता वो थोड़ा सा शोर डालेगी, अपने जो जज्बात हैं, जो अपना उसका गुस्सा है, वो भड़ास है, वो निकालेगी बस। उसके अलावा क्या करेगी वो? और अगर आपको इतना ही खतरा है तो फिर आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद तो ना करें। होता हमारे मुआशरे में यही है और इसलिए लोग ज़्यादा डरते हैं दूसरी शादी से, ख़ास तौर पर माँ बाप डरते हैं कि लोग निकाह तो कर लेते हैं लेकिन जब उन पे दबाव पड़ता है तो वो दूसरी को तलाक दे देते छोड़ देते हैं, अक्सर छोड़ देते हैं। इसलिए अब उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी ना बेचारी की, उसको दाग लग गया तलाक का और वो बेचारी कहाँ जाएगी। इसलिए अगर आप दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आप दूसरा निकाह करें, और अगर आप दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर इस तरह ना करें, किसी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। आपको चाहिए ये कि अगर आपने निकाह कर लिया है, जितना मर्जी दबाव आप पे आए आप स्टैंड लें, आप उसकी हिमायत में खड़े हों, उस दबाव को बर्दाश्त करें, करना तो पड़ेगा ना। लेकिन हमारे यहाँ जो आपको पता है कि कितना सोशल प्रेशर होता है, पूरा खानदान इकट्ठा हो जाता है, फिर बच्चों की वजह से प्रेशराइज करता है, और मर्द को ये भी मसला होता है कि कहीं औरत छोड़ के ना चली जाए, वो अपने बच्चों से दूर ना हो जाए पहली वाली से, और इसके साथ साथ खुला का जो एक मामला है वो भी बहुत ज़्यादा जो है ज़ेरे बहस भी और बहुत ज़्यादा देखा भी जा रहा है, तो फिर क्या करें? देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो हमारे मुआशरे में फ़ाल्ट आता है ना, जिसकी वजह से लोग डरते भी हैं, वो यही है कि जब दूसरा निकाह बंदा करता है
तो पहली को तवज्जो नहीं देता, वो ज़्यादा तवज्जो दूसरी को देता है, इसलिए पहली फिर रिएक्ट करती है, बहुत ज़्यादा करती है। लेकिन अगर आप पहली को प्रॉपर उसी तरीके से रखें जैसे पहले था, उसे फील ही ना हो, तो फिर वो इतना रिएक्ट नहीं करेगी, ना बच्चे रिएक्ट करेंगे ना वो रिएक्ट करेगी। देखें दूसरी जो आ रही है उसको तो पता है ना, उसको तो पता होगा, बिल्कुल उसको तो पता है, तो वो तो कंप्रोमाइज करेगी ना। पहली के लिए थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन आप अगर पहली को उसी तरह प्रॉपर इज्जत भी देंगे, वक्त भी देंगे, खर्चा भी देंगे, तो वो आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। वो कहेगी आपने हलाल काम किया, निकाह किया, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अक्सर जो फड्डे पड़ते हैं, जो मसाइल खड़े होते हैं, उसकी वजह यही होती है कि पहले को बिल्कुल किनारा कर देते हैं, वो उसको पूछते तक नहीं, और दूसरी के पास ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल खड़े होते हैं। और इसीलिए पहली औरत भी रिएक्ट करती है, वो डरती है कि जब इसे दूसरी कर ली है तो ये मुझे छोड़ देगा, और या मुझे बिल्कुल ऐसा कर देगा, कल मुअल्लका कर देगा, कुरान में है कल मुअल्लका, इसको आप कार्नल कह लें कि ना वो शोहर वाली है और ना वो बगैर शोहर के है, ये लटकी हुई है दरमियान में। तो ऐसा जब रवैया लोग रखते हैं ना, तो इससे फिर मुआशरे में दूसरी शादी के बारे में गलत ख्याल आता है कि दूसरी होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप पहली को प्रॉपर तरीके से रखेंगे, सही रखेंगे, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप दूसरी भी रखेंगे, तीसरी भी रखेंगे, पहली भी रखेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अभी शुक्र साहब एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं? यास्मीन साहिबा। जी जी बोलिए। हाँ जी, मैंने अपने भाइयों का भी पूछना था, इस्तिखारा करवाना था, वो हो सकता है? इस्तिखारा करवाना है, वो हो सकता है। किस चीज का इस्तिखारा कराना है आपने? ये भाइयों की शादी का रिश्ता पूछना था, अपना पूछना था। भाइयों की शादी और अपनी शादी का पूछना है, उन्होंने इस्तिखारा कराना है। अब्दुल शुक्र साहब देखिए, इस्तिखारा जो सुन्नत है ना, वो ये है कि आप खुद उस काम का तसव्वुर करके जो काम आपने करना है, तो दुआए इस्तिखारा है, वो दुआ पढ़ लें, और उसके बाद फिर देखें कि आपका दिल किधर मुतमईन है। जिधर दिल मुतमईन है समझ ले अल्लाह की तरफ से यही इशारा है बस। ये जो लोगों से करवाना है ना, ये वो सब अजीब सिलसिला है, इसको छोड़ें। आप मसनून इस्तिखारा खुद करें। इस्तिखारे की दुआ नमाज की किताबों में लिखी होती है, आप वो दुआ पढ़ लें। मुख्तसर दुआएं भी हैं, ना भी हो तो दिल ही में सिर्फ इरादा कर लें कि या अल्लाह ये काम है, मेरे सामने दो रास्ते हैं, आप मेरी रहनुमाई कर दे। बस अल्लाह से जब आप मांगेंगी तो अल्लाह ताला आपके दिल में जो बात डाल देंगे, समझ लें कि यही अल्लाह की तरफ से मेरे लिए है। ठीक है यास्मीन साहब, आप सुन पा रही हैं, तो आपको जो है हल उन्होंने बता दिया, आप बिल्कुल अमल करें इस पर, और आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी फिर हम बात कर रहे थे दूसरी शादी के हवाले से, आप बता रहे थे किस तरह जो है मसाइल बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा भी हमने देखा है कि दूसरी बीवी थी, पता ही नहीं लगा, सारी ज़िंदगी पता नहीं लगा, मर्द जो है वो आखिरी दमों में है, मरने वाला है, तो बताता है जी ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है। तो जब वो मर जाता है, ना उसको कोई हिस्सा मिलता है उन बच्चों को, ना उनकी एक्सेप्टेंस होती है, ना उनका ख़ानदान उनको कभी मिलने गवारा समझता है। तो ये कितना बड़ा माशरती अलमिया है, कितनी बड़ी बुज़दिली है, तनज़्ज़ुली है हमारे माशरे की। जी बिल्कुल, ये तो शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि आप जो है दूसरा निकाह करते हैं और अपने किसी को पता ही नहीं होता, और उनके लिए फिर आप जो है बाद में मसाइल खड़े करते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। आप अगर ठीक है, ये हो सकता है कि दोनों बीवियां आपस में इकट्ठी नहीं रह सकती, रखना भी नहीं चाहिए, रखना भी नहीं चाहिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत साहिब अकल, बहुत मुत्तकी, बहुत मुखलिस इंसान थे और बहुत अल्लाह ने इल्म से नवाजा था, उन्होंने अपने बेटे को वसीयत करते हुए फरमाया था कि बेटा अगर दूसरी शादी करो तो कम अज़ कम दोनों के दरमियान 3 गलियों का फासला रखना। अच्छा, 3 गलियों का, कि एक के पास जा रहे हैं दूसरी को पता ना चले, दूसरी के पास जा रहे हैं पहली को पता ना चले। क्यों? देखें, इंसानी फितरत है। आप एक बीवी के सामने जब दूसरी बीवी के पास कमरे में जा रहे हैं या उससे मिल रहे हैं, तो उसके दिल पे ज़ाहिर है सदमा तो आएगा। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारे यहाँ ज्यादा बड़ी गलती ये होती है कि जब एक ही घर में रखना चाहते हैं, जबरदस्ती रखना चाहते हैं, ऊपर नीचे रखा होता है, या एक बात तो ऐसे है कि 7-7 कमरे हैं, एक ही पोर्शन में 7-7 कमरे हैं, उसमें रखा हुआ है। देखिए, एक औरत का फितरत औरत की वो नहीं बर्दाश्त करती, तो जब वो बर्दाश्त नहीं करती, फितरत उसकी ऐसी है, तो आप उसे तकलीफ क्यों दे रहे हैं? वो तो बात नहीं सुन सकती किसी और औरत की। तो अलग अलग रखें, थोड़े फासले पे रखें, ताकि उसके मामलात उसके साथ हो, इसके मामलात इसके साथ हो, लेकिन खानदान वालों को पता हो, ताकि वफात के बाद खानदान वाले उसका हिस्सा भी उसको दें और उससे जो औलाद है उसका हिस्सा भी उनको मिले। फिर अगर बिलफर्ज ऐसा था कि पता नहीं था, बाद में पता चला वफात के बाद,
तो अब जो तकसीम करने वाले लोग हैं विरासत को, जो तकसीम कर रहे हैं, ज़ाहिर बड़े बैठ के करते हैं ना, या बड़ी औलाद है वो बैठे हैं, या नाना दादा हैं, या चचा मामू हैं, वो बैठ जाते हैं, भाई इसकी ये विरासत है, इसको तकसीम कर लेते हैं। तो उस वक़्त उनको चाहिए कि वो दूसरी बीवी का हिस्सा, दूसरी बीवी की औलाद का हिस्सा निकालें। अगर वो नहीं निकाल रहे तो गुनाहगार ये भी हैं। सिर्फ ये नहीं है कि जिसने निकाह किया था वो गुनाहगार, उसने बताया नहीं, ठीक है, उसने नहीं बताया, लेकिन ये जो तकसीम कर रहे हैं, जब इनको पता चल गया जब इनको पता चल गया है कि वो भी इसकी बीवी है, वो भी इसके बच्चे हैं, अब ये विरासत तकसीम करने वाले अगर उनका हक नहीं दे रहे तो गुनाहगार ये भी हैं। बेशक। तो इसलिए आपके चैनल की वसातत से मैं आवाम से कहना चाहूँगा कि अगर आपको पता हो और कन्फर्म हो कि इस मरने वाले की एक और बीवी भी है तो उसका हिस्सा भी उसको दिया जाए, ताकि तकसीम करने वाले बरी ज़िम्मा हो जाए। बेशक ऐसा ही है। अच्छा, दो बीवियों में अदल और इंसाफ कैसे हो सकता है? हाँ, ये सवाल बड़ा अहम है और उमूमन लोग इसको ले लेते हैं कि जी मुमकिन नहीं। अक्सर लोग कहते हैं जी मुमकिन नहीं। हाँ। भाई मुमकिन है तो अल्लाह ने हुक्म दिया, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, 2, 3, 4 का जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो अगर मुमकिन ना होता तो अल्लाह क्यों देते? मुमकिन है तो अल्लाह ने दिया। हाँ, अब ये बात आ जाती है कि ये बराबरी है कहाँ। देखें, मोहब्बत में बराबरी नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि दिल में एक की मोहब्बत ज़्यादा हो, एक की कम हो, ये ऐसे ही होगा। ये मुमकिन नहीं है कि आपकी 2 बीवियां और दोनों की मोहब्बत आपके दिल में बराबर हो, एक जैसी हो, एक जैसी, ये मुमकिन नहीं। और जो चीज़ मुमकिन नहीं है उसमें पकड़ भी नहीं है, जो आपके इख्तियार में नहीं है उस पर अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं है। अब जो बराबरी है वो है 2 चीज़ों में, एक आप दोनों को खर्चा बराबर दें, ठीक है, दूसरा वो दोनों को वक्त बराबर दें, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें हैं, इसके अलावा बाकी चीज़ों में कोई बराबरी नहीं है। अब आप खर्चा जो दे रहे हैं उनको, मिसाल के तौर पे आप 30,000 रुपया या 40,000 रुपया एक बीवी को किचन खर्च दे रहे हैं, दूसरी को भी उतना ही देंगे। अब रही औलाद की, एक के पास 2 बच्चे हैं, एक के पास मिसाल के तौर पे 4 बच्चे हैं। अब जिसके पास 2 हैं, आप उन 2 बच्चों का हिसाब लगा के मिसाल के तौर पे कि एक बच्चे का 10। इधर ही लाइव कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं कुबरा बात कर रही हूँ। जी कुबरा, पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं? मेरा सवाल है सर से कि मेरे ना असल में शोहर ने दूसरी शादी कर ली है और मेरे 2 बच्चे हैं और वो खर्चा तो दे रहे हैं, मगर मैं रूठ के वापस अपने मायके आ गई, मगर मेरा दिल है कि मैं वापस जाऊं, मगर उन्होंने मुझसे कोई राब्ता नहीं रखा। मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप मुझे बताएंगे क्या करना चाहिए मुझे? सुन लिया आपने उनका सवाल। रूठ के अपने मैके आ गई हैं, खावन ने दूसरी शादी कर ली थी, बच्चे भी ले आई हैं, अब वापस जाना चाहती हैं लेकिन हस्बैंड ने राब्ता ही नहीं रखा। तो आप राब्ता कर लें, कोई हर्ज नहीं है। आप कॉल कर लें, उन्हें कहें जी मैं आना चाहती हूँ, आप मुझे ले जाएं, तो कोई हर्ज नहीं है। किसी को बीच में डाल लें, किसी बड़े को डाल लें जो उनको जानता हो, वो उनको थोड़ा सा ब्रेन वॉश कर देगा कि देखें आपकी बीवी है, बच्चे हैं, आप उनको ले लें। तो ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, आप राब्ता कर लें। अगर शोहर नहीं कर रहा तो आप कर लें राब्ता। ठीक है कुबरा, आपने सुन लिया होगा। बिल्कुल अल्लाह करे कि आप वापस अपने घर पे जाएं और वाकई घरों की जो जीनत होती है वो आपके खामंदी होते हैं, और उनके बगैर तो घर बिल्कुल ही ऐसे होता है सूना, और औरत अकेले तो इस माशरे में बिल्कुल ही चल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। और ये एक आप बताएंगे अब्दुल शकूर हक्कानी साहब कि औरत के पीछे जब तक नाम ना हो तो औरत कितना मुश्किलात नामुकम्मल है, नामुकम्मल है। देखें, मर्द हो या औरत, दोनों के लिए हुक्म ये है कि आपका ईमान मुकम्मल ही निकाह से होगा। बग़ैर निकाह के आपका ईमान निस्फ है। जब निकाह हुआ तो अब ईमान मुकम्मल होगा, अब वो चाहे मर्द हो चाहे औरत। फिर इसमें यह है कि निकाह करने के बाद अगर बीवी फोत हो गई या शोहर फोत हो गया, दोनों में कोई फोत हो गया, लोग कहते भाई एक दफ़ा हो गया था ईमान मुकम्मल हो गया। नहीं, ईमान मुकम्मल का मतलब यह है कि अब भी आप किसी के निकाह में हो तब ईमान मुकम्मल है। एक हमारे माशरे में ये होता है जी, एक दफा शादी हो गई थी, बस ये बात खत्म, अब आगे नहीं करना। भाई कुरान कह रहा है कि जिस हाल में भी हो, चाहे आप बेवा हैं, चाहे आप रंडवे हैं, आपको निकाह करना चाहिए, बगैर निकाह के नहीं रहना चाहिए। बाज़ सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का ये कौल है कि अगर मुझे पता चले कि कल मेरी मौत है और आज मेरे निकाह में बीवी नहीं है तो मैं आज निकाह करके फिर कल मरूंगा, बगैर निकाह के नहीं मरना चाहता। ये सहाबा के कौल है कि बगैर निकाह के तो रहना ही नहीं चाहिए, ना मर्द को ना औरत को, निकाह में होना चाहिए। चाहे वो मतलब है कि वो
जिस उम्र में भी हो, जो भी हालात हो, निकाह में उसकी बीवी होनी चाहिए। औरत को भी किसी न किसी मर्द के निकाह में होना चाहिए। इसी से ईमान भी महफूज है और आपकी दुनिया भी इसी से महफूज है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मजहबी स्कॉलर अब्दुल शकूर हक्कानी साहब। देखिए जिस तरह उन्होंने वाज़े अल्फाज में बताया है कि कुरान क्या कहता है, दूसरी शादी के ऊपर इजाज़त लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मगर जो सोशली हम जिस पहलू को देखते हैं वो एकदम से डिफरेंट पहलू है, मगर हमने वही चीज़ फॉलो करनी है जो हमें कुरान और सुन्नत जो है उसकी रोशनी में कहा गया है। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो आज भी बैठी हुई हैं मुंतज़िर, क्योंकि शौहर हज़रात ने शादी कर ली हुई है, रूठ के चली गई हुई हैं, मगर उनको ये समझना चाहिए कि शौहर के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। सर्दियों का मौसम है, खूबसूरत मौसम, ठंडी हवाएं आ रही हैं और वैसे ही दिल चाहता है कि गरम गरम कपड़े पहने, कॉफ़ी पकड़ें और किसी लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, मगर उसके साथ साथ क्या मसाइल आ रहे हैं। गला ख़राब है, फ्लू हो रहा है, तबीयत नासाज है, आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, और इसके साथ साथ स्मॉग ने भी बुरा हाल कर दिया हुआ है, और सबसे बढ़कर जो है एलर्जीज़, डिफरेंट किस्म की एलर्जीज़ हो रही हैं। कभी आपको ये हो रहा है जिस्मानी एलर्जीज़ हो रही हैं, कहीं खारिश हो रही है, कभी सर में दर्द है, आंखें जो है रेड हुई हुई हैं, नाक बह रहा है, गले में दर्द हो रही है और बॉडी एक भी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हम लागर कमज़ोर जो हैं वो फील कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको कोई रेमेडीज़ बताएं कि रेमेडीज़ कौन कौन सी आप लोगों ने पीनी है, अपनी खुराक में शामिल करनी है, जिससे आप रिफ़्रेश फ़ील कर सकें, तरोताज़ा फ़ील कर सकें और सर्दियों का जो मौसम है वो एंजॉय भी कर सकें। तो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आज जाने माने, आपने उनको पहले भी स्क्रीन पर देखा है, उनके जो रेमेडीज़ हैं वो भी आप हमेशा पसंद करते रहे हैं, डॉक्टर फैसल, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आज काफ़ी अरसे के बाद वापस आपके जो हर्ब्स हैं और आपकी रेमेडीज़ हैं वो आज हम सुनेंगे और कहते हैं लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर फैसल साहब, एलर्जीज़ पे सबसे पहले बात करते हैं। एलर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा जो हैं वो हो रही हैं और हॉस्पिटल्स आपको पता है भरे में हैं, क्योंकि एंटी एलर्जी सबको लग रहे हैं और कह रहे हैं आप आप इंटरवीनस लगवाएं इंजेक्शंस, क्योंकि आप जितनी भी टैबलेट्स खा रहे हैं उसका असर हो ही नहीं रहा। क्या मौसम की वजह से असर नहीं हो रहा या कोई रिएक्शंस जो हैं वो ज़्यादा हैं? तो इस हवाले से बैक टू नेचर जाने की हमें ज़रूरत है कि नहीं? देखिए बिल्कुल, एयर पोल्यूशन तो आपको पता है कि बहुत है ही है। AQI जो लाहौर का है वो तो बहुत ही हाई है, तो इसलिए उसको तो हम माइनस कर ही नहीं सकते। वो तो एक बहुत बड़ा कॉज है एलर्जीज़ का। लेकिन उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, इम्यूनिटी हमारी वीक होती जा रही है, हम उसका ध्यान नहीं रखते। कोविड के दिनों में इम्यूनिटी के लिए बहुत बात हुई, उसके बाद फिर चीज़ें सबसाइड हो जाती हैं, उसको लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, एहतियातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए स्मॉग या पोल्यूशन, AQI तो हमारे पास पूरा साल रहती है ना, देखिए हम उसको नोटिस करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, इसलिए कि वो हमें थोड़ा सा नज़र आना शुरू हो जाती है, विजिबल हो जाती है स्मोक। अदरवाइज़ तो एलर्जेंस जो हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गए और उसकी वजह से जैसे आपने बताया कि नोज़ एलर्जी है, साइनस की है, आइज़ की है, स्किन की है, तो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए थोड़ी थोड़ी एहतियातें बड़ी ज़रूरी हैं। उन एहतियातों में अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो मास्क ज़रूर पहनिए, ग्लासेस हम नहीं पहन रहे, बिल्कुल हम भी नहीं पहन रहे, फ्रेंकली स्पीकिंग हम भी बहुत एहतियात नहीं करते। हाँ ये कि सुबह निकलते हैं बच्चे तो मैं उनसे ज़रूर कहता हूँ कि भाई स्कूल कॉलेज जाते हुए आपने मास्क ज़रूर पहनने, बड़ों को भी पहनना चाहिए। इसी तरह से अगर आप बाइक पर हैं और पैदल चल रहे हैं तो फिर आपको कोई ना कोई ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए ताकि आंखों में डायरेक्ट वो एलर्जेंस ना आ जाएं। इसके साथ साथ अगर हम एयर पोल्यूशन से हट के बात करें तो आप देखें कि जैसे अब सर्दियाँ आई तो लोगों ने, अभी जैसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि लोगों ने गर्म कपड़े, स्वेटर्स, रज़ाइयाँ, कंबल निकाले सूटकेसों में से या अपनी अलमारियों में से और उसको एज इट इज़ इस्तेमाल करना शुरू गोलियां डाली भी थी लेकिन ऐसे ही पहन ली हैं, धूपे भी नहीं लगवाई। ऐसे ही धूपे नहीं लगवाई, तो उससे क्या होता है कि जब आपका कोई भी सामान बहुत अरसे बंद रहता है तो उसमें हल्की सी नमी आ जाती है और कभी कभी उसमें कुछ माइट्स आ जाते हैं जिसको हम बग माइट्स भी कहते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं। तो वो इतने बारीक होते हैं कि वो आम आई से तो नज़र आते नहीं। अच्छा, वो किस तरह जा सकते हैं कि वो सिर्फ या तो उसको आपने बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है
गर्म पानी के साथ, या फिर आपने उसको बहुत तेज़ धूपें दिखानी है कुछ दिनों के लिए, तो फिर वो माइट्स जो हैं वो मरते हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं कि जब आपने ऐसे कपड़े पहन लिए तो जाहिर सी बात है वो आपकी स्किन उनके लिए एक बहुत फेवरेबल जगह होती है जहाँ पे वो फिर पलना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको स्किन प्रॉब्लम्स, इचिंग, रैशेस, एक्जिमा तक बात चली जाती है, सोरासिस तक बात चली जाती है। हालांकि वो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, लेकिन वो फिर इन चीज़ों से ट्रिगर कर जाती हैं। तो इसलिए इनको तो बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर हम स्किन एलर्जीज़ की बात करें ना, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमें जो सबसे पहली लेयर अपनी जिस्म के साथ करनी है वो किसी न किसी नेचुरल फाइबर के कपड़े से करनी है। मिसाल के तौर पे प्योर कॉटन, प्योर सिल्क या प्योर वूल, तीनों जो प्योर हमारी थ्रेड्स हैं हमने उसको इस्तेमाल करना है। पॉलिस्टर नहीं पहनना, बिल्कुल भी नहीं। मतलब पॉलिस्टर तो बिल्कुल भी पहली लेयर नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि उसमें ना तो हवा का गुजर होगा, ना वो आपकी स्किन के लिए कंफर्टेबल होगा, तो वो आपको ज़रूर प्रॉब्लम देगा। चाहे शमीज सस्ती वाली लें, बनियान सस्ता वाला लें, लेकिन हो प्योर कॉटन का, तो उस लिए वो आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। बाकी जो ऊपर आप लेयरिंग कर रहे हैं उसको वही वाली एहतियातें हैं कि या तो तेज़ गर्म पानी से धुलवाएं या फिर उसको धूपें दिखाएं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने चीज़ बताई है इधर, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि हमें क्या करना चाहिए सर्दियों के हवाले से, मगर आपको पता है बारिशें हो नहीं रही हैं, स्मॉग जो है वो ज़्यादा है, मौसम खुश्क है, और जितना चाहे हम लोग कंट्रोल कर लें इन्वायरमेंट, लेकिन स्टिल यू नो वी आर फेसिंग द सेम इशू क्लाइमेटिक चेंज का। तो फ्लू और गला बहुत ज़्यादा जो है हर घर का ये इशू हो रहा है। बच्चे सबसे ज़्यादा कैच करते हैं, बुजुर्ग कैच करते हैं, इसका पूरा घर जो है वो सेंसिटिविटी की तरफ आ जाता है। बिल्कुल ऐसी है। अब इसमें देखिए, अगर तो हम सिर्फ इसको टिप्स के तौर पे चलें तो हमें अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है थोड़ा सा एक्स्ट्रा। अब सर्दियाँ हमें प्यास इतनी नहीं लगती, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा लेना चाहिए। एक्स्ट्रा से मुराद ये नहीं है कि 3-3 आप लीटर 10-10 लीटर पीजिए, लेकिन ये कि सर्दियों में जितना फ़र्ज़ कीजिए आपको 3 गिलास की प्यास है तो आप 4 गिलास पी लीजिए। इतना सा आपको ज़रूर अपने आप को एक्स्ट्रा हाइड्रेट करना है। या फिर आपने फल फ्रूट ऐसे लेने हैं जिसमें जूसेस हैं, अल्लाह ताला की तरफ से आ ही जाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं सारे जूस से भरे हुए, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ जब हमें खुराक की तरफ हम जाते हैं ना, तो फिर एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, और मैं हमेशा तकरीबन हर सीज़न में ये बात कहता हूँ कि यखनी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। हाँ, यखनी आपने, लेकिन ब्रायलर चिकन की नहीं होनी चाहिए, वो या तो बड़े गोश्त की हड्डियों की होनी चाहिए, या फिर वो देसी चिकन की होनी चाहिए, या फिर वो मटन की होनी चाहिए, जो अब आप अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे सस्ती हड्डियों की बन सकती है कि आप हड्डियाँ ले लें और उसकी यखनी बना लें, तो वो सबसे बेस्ट होती है। वो प्रोटीन से भरी हुई है, तो प्रोटीन आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, प्लस ये कि आपको एलर्जीज से बचाती है। तीसरी बात यह है कि वो आपको हाइड्रेट भी रखती है और थोड़ी सी गर्म भी। अब यखनी खाने से पहले सबको पहले दे दे, फिर आप अपना खाना खाएं। उससे थोड़ी सी 50% डाइटिंग भी हो जाएगी कि आपने थोड़ी सी यखनी भी ली, उससे पेट भर गया थोड़ा सा, क्योंकि हैवी होती है यखनी जो होती है, उसमें फैट बहुत होता है, तो वो थोड़ी सी भारी होती है, तो वो बहुत अच्छा है। बच्चे भी पी लेते हैं, फीडर में डाल दें। हाँ बिल्कुल, पी लेंगे बिल्कुल। बस यखनी जब भी बनाएं इस मौसम में ख़ास तौर से, तो उसमें लौंग, अदरक, दारचीनी, प्याज, इसकी मिकदार ज़रा ज़्यादा रखनी है, और लहसुन, इसकी मिकदार ज़रा ज़्यादा रखनी है, ठीक है। ताकि यह कि ये सारी वो चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करती हैं। ठीक है। तो ये तो वो हो गई चीज़ें जो हमें खुराक में ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि जब हम बाहर से आते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी नाक को और हलक को और आँखों को धोना चाहिए। अच्छा, ठीक है। मतलब आँखों को धोने के लिए हम ज़रूरी नहीं कि आप छपके ही मारें, आप उसको कोई सा भी नेचुरल में अगर आप चाहें तो गुलाब का रख लें, रोज़ वाटर ले लें, लेकिन उसमें देख लीजिए कि वो प्रिजर्वेटिव फ्री हो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल प्योर होना चाहिए। अगर प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं, तो फिर उसको अवॉइड कीजिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप बिल्कुल साफ़ बॉइल्ड पानी ठंडा करके रखिए और वो आप डाल लीजिए। ठीक है। ये तो हो गया आँखों के लिए। नाक के लिए हम ये कर सकते हैं कि कोई सा भी जो भी ऑयल अवेलेबल है। नाक में वैसे ही आजकल डॉक्टर फैसल साहब वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, बहुत ड्राइनेस, इचीनेस है ना नोज के अंदर। रनिंग नोज नहीं भी है तो हमें बहुत ज़्यादा ना इचीनेस हो रही है। बिल्कुल ऐसी। फिर क्या करें? उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि कोई भी ऑयल घर में है ना आपके, चाहे वो कोकोनट ऑयल है, चाहे वो आपके पास ऑलिव ऑयल है, आलमंड ऑयल है, सेसमे सीड ऑयल है, जो भी ऑयल है उसके 2 से 3 कतरे दोनों नॉस्ट्रिल्स में आप डाल लें। अच्छा। किसी ड्रॉपर में रखिए, ठीक है, और 2-2 कतरे या 3-3 कतरे अपने नॉस्ट्रिल्स में डाल लें और सर पीछे करके लेट,
तो वो सारा पैसेज जो है आपका ऑयली हो जाएगा। और दूसरा ये कि आपको जितने भी एलर्जेंस हैं वो सब उस ऑयल के ज़रिए निकल जाएंगे। तो ये आपने रोज़ रात को एक दफ़ा काम ज़रूर करना है। अच्छा, आजकल कहवा जात के ऊपर लोग बहुत रिलाय करते हैं कि ये कहा जाता है कि मेडिसिन आप ना लें, ऑल्टरनेटिव चीज़ें अगर आपको क्योर कर सकती हैं तो वाई नॉट टेक इन ऑल्टरनेटिव थिंग। और मेडिसिन के फक्के वैसे भी नहीं मारने चाहिए, साइड इफेक्ट्स तो कहीं ना कहीं होते ही होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और दूसरी बात ये कि जितने भी ये वायरल इन्फेक्शंस हैं इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स तो कुछ भी नहीं करती ना, नहीं रिएक्ट ही नहीं करते। तो इसलिए वायरल इन्फेक्शंस जब होते हैं तो फिर आपको एंटीबायोटिक्स की तरफ तो वैसे ही नहीं जाना चाहिए। और 7 दिन के अंदर अंदर आप होम रेमेडीज से भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और इतनी हार्ड या हार्श केमिकल वाली आईवीज लगवा रहे हैं, क्योंकि आईवीज बहुत ज़्यादा लग रही हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए हल कोई नहीं निकल रहा ना, समझ नहीं आ रहा कि इसको क्विक फिक्स कैसे करें, जबकि नेचुरली क्विक फिक्स बहुत आराम से किया जा सकता है। अभी इंशाल्लाह कैसे करेंगे आप? अभी आपको वो जब हम अगले सेगमेंट में जाते हैं तो फिर आपको मैं बना के दिखाता हूँ कुछ चीज़ें कि उसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इन सारे प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमेशा से बात करते हैं कि किचन जो होता है ना वो आपकी फार्मेसी होती है। आपको किचन को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं कि जो हम खाते हैं वही हम पे लगता है, क्या ऐसी बात है? 100% ऐसी ही बात है। देखिए आपकी खुराक या आपके स्पाइसेस, हमारा जो किचन है, जो ये एशियन किचन है हमारा, ये तो है ही दवाइयों से भरा हुआ। अगर इसमें हम तो रोज़ाना जो खाने खा रहे हैं अगर उसमें हम गंदा ऑयल निकाल दें और फजूल चीज़ें निकाल दें तो ये तो हमारी डेली की दिन में 3 दफ़ा हम मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है। तो आपके तो इन्फेक्शंस वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हम ख़राबी क्या करते हैं कि जो हमारा कुकिंग मेथड है जिसमें इतना ज़्यादा रिफाइंड ऑयल है और मुख्तलिफ़ चीज़ें हम डाल देते हैं तो उससे इन स्पाइसेस की अफादियत ख़त्म हो जाती है। अदरवाइज़ हल्दी हमारा हर खाने का हिस्सा है ना, और हल्दी की किस कदर अफादियत है, लेकिन हमें वो अफादियत इसलिए नहीं मिल रही कि एक तो हम उसकी मिकदार कम डालते हैं, दूसरा ये कि हम उसको बाकी चीज़ों से बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप तरीक़े से इस्तेमाल कर लें तो फिर आपको किसी भी महंगी या केमिकल वाली मेडिसिन की तरफ जाने ही नहीं पड़ता। स्टीम जो होता है हम लेते भी हैं, सर्दियाँ आती हैं तो हमने अपने नॉस्ट्रल्स क्लियर करने होते हैं, तो स्टीम के अंदर कौन सी ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ें डालनी चाहिए जिससे वाकई हमारा पैसेज जो है वो क्लियर हो जाए? अच्छा, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। और आजकल ये बहुत ही नेबुलाइज़र का आजकल बहुत रिवाज हो गया। देखिए नेबुलाइज़र में और स्टीम में थोड़ा सा फ़र्क है। नेबुलाइज़र में थोड़ा सा आपको मेडिसिन डालनी पड़ती है और वो फ्यूम्स आपको डीप लेयर तक जाते हैं, मतलब लंग्स की आखिरी लेयर तक जाते हैं, जबकि स्टीम आपके अपर पैसेज को क्लियर करती है। अच्छा, स्टीम के लिए हम जो चीज़ें डाल सकते हैं इसको हलक को और नाक को साफ़ करने के लिए, वो ये है कि यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल, जो सफ़ेदे के पत्तों का एसेंशियल ऑयल होता है, ठीक है, वो ले सकते हैं, और पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं। ठीक है, ये 2 एसेंशियल ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप अगर इन 2 को इस्तेमाल कर लेते हैं एक एक कतरा डाल के, और स्टीम आप लेते हैं नाक से और छोड़े मुँह से, ये वाला आपने सिस्टम रखना है कि नाक से खींचना है खूब ज़ोर से और मुंह से आपने छोड़ना है, तो आपका ये पूरा पैसेज क्लियर हो जाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि किसी के पास एसेंशियल ऑयल मौजूद नहीं है या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सफ़ेदे के दरख्त तकरीबन हर जगह बहुत लगे। आप सफ़ेदे के पत्ते तोड़ लीजिए, 5-6 पत्ते पुदीने के ले लीजिए, उसको पानी में पका लीजिए और उस पानी की आप भाप लेना शुरू कर दें। अच्छा, तो 50% आपको एसेंशियल ऑयल वाला फ़र्क मिल जाएगा। एसेंशियल ऑयल आपको पता है बहुत पोटेंट होते हैं ना, तो वो ज़रा जल्दी फ़ायदा दे देते हैं। देखिए अगर वो नहीं है तो आप पत्तों से भी वो काम ले सकते हैं, और ये डेली बेसिस पे अगर आप लेते हैं रात को ख़ास तौर से सोने से पहले, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद होती है कि आपको एलर्जीज़ भी नहीं होंगी, नज़ल पैसेज भी क्लियर रहेगा और आपको गले की खराश भी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, एलर्जी जो है, एलर्जी को क्लियर करने के लिए घर का कोई ऐसी रेमेडी बताएं जिससे एलर्जी जो है हम कर्व कर सकें? देखिए इसमें सबसे अच्छी चीज़ तुलसी है। तुलसी। अच्छा, तुलसी, इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अभी आप बताऊँगा भी मैं, कि तुलसी को अमूमन हम लोग यहाँ पे न्याज़बो के नाम से कहते हैं कि न्याज़बो है, जबकि तुलसी में और न्याज़बो में बहुत फ़र्क है। अच्छा, फैमिली एक ही है, ठीक है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग पौधे हैं। ठीक है। तो हमने तुलसी लेना है, जिसको होली बेजिल कहते हैं, जिसको रेहान कहते हैं। ठीक है, और ये तीनों मज़ाहिब में बहुत सेक्रेड है। कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, हिंदुज़म में भी है और क्रिश्चियनिटी में भी है। ठीक है। तो ये होली बेजिल या तुलसी हमने लेनी है। ठीक है। तुलसी के पत्ते लेके आप उसको कुचल के अगर सूंघ भी लेते हैं
तो आप यकीन मानिए कि उससे आपका पैसेज क्लियर हो जाता है, आपकी एलर्जीज दूर हो जाती हैं। वो इतना पोटेंट पौधा है। अदरवाइज़ ये कि आप 3-4 पत्ते लें, उसको पानी में उबालिए, उसके गार्गल भी कर लीजिए और उसको पी भी लीजिए, तो इंशाल्लाह आपकी पूरी सर्दियाँ बड़े सुकून से गुजरेंगी। एक्जिमा जिस्म में हो जाता है, दौड़े बन जाते हैं, या क्योंकि वर्म जो है वो वही जैसी बात की कपड़ों से जो है वो काट लेता है, बेड बग्स होते हैं आजकल, नमी आपको पता है बहुत ज़्यादा, और ख़ासतौर पे ये चीज़ ना हम वहाँ फेस करते हैं। अगर हम हिल स्टेशंस पे जाएं तो उनके एक कमरों में ना एक स्मेल सी होती है, क्योंकि बंद रहते हैं और अरसे के बाद खुलते हैं। तो क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा पाउडर है जो कि आप पहले भी आप बता चुके हैं यूज़ करना चाहिए? हम चाहते हैं कि आप फिर एक बार भी उसको बताएं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो तो ये कि वो होते हैं ना बे लीव्स, जिसको हम तेज़ पत्ता कहते हैं। हाँ, तेज़पात का पत्ता जो हमारे गरम मसाले में डलता है। हाँ। वो हमेशा अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो अपने पास रखिए। ठीक है। और जहाँ पे भी जिस रूम में भी जाएं जहाँ पे नमी है या बहुत दिनों के बाद वो खुला है, तो सबसे पहले वहाँ जाके एक वो पत्ता जला दें। अच्छा। वो आपका पूरा का पूरा जो हवा है उसको प्यूरिफाई कर देता है। जो हम इतने महंगे एयर प्यूरिफायर्स लेते हैं ना, हाँ। उससे बहुत बेहतर है रोज़ाना शाम को एक पत्ता अपने कमरे में तेज़ पत्ते का जला दें। अच्छा। उसको किसी प्याली में रखें, उसको आग लगा दें या थोड़े से कोयले सुलगा लें, उसके ऊपर उसको रख दें, तो ये आपका बेहतरीन एयर प्यूरिफायर है। अच्छा। दूसरा ये कि जो नमी की वजह से ख़ास तौर से माइट्स होते हैं जो हवा में भी होते हैं और बिस्तरों वगैरह में भी होते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसकी धुनी देनी चाहिए। उसमें करना क्या है आपको कि ख़ास तौर से आपने जैसे बेड बग्स की बात की है, माइट्स की बात की है, या कारपेट पे भी हो जाता है, तो इसके लिए आपने हर्मल लेनी है। हर्मल, ठीक है। लोबान, गुग्गल और साथ आपने ये बे लीफ, ये 4 चीज़ें आपने इनको मिला के रख लीजिए। ठीक है। और थोड़े से कोयले सुलगाइए और उस पर इसकी धुनी दे दें सारे कमरों में। इवन जो हमारे बेड होते हैं उसके नीचे भी दे दें, तो जो बग्स हैं, माइट्स हैं, वो सब इससे मरना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा जर्मिसाइड है, बहुत ही अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइड है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते रहें ना, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये होती है, यकीन बल्कि होता है कि आप अपने बहुत सारे मसाइल को आने से पहले रोक सकते हैं। बिल्कुल व्यूअर्स, डॉक्टर फैसल हमारे साथ हैं और अभी आप लोगों ने भी हमारे साथ रहना है क्योंकि ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के जाने के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको हम लाइव डेमो करके दिखाएंगे कि कौन कौन से कहवे आपने कैसे कैसे बनाने हैं और किस चीज़ का इलाज किस जो है इंग्रेडिएंट से हो जाता है। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहें। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हम आपको लेकर आ रहे हैं अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जो तमाम ख़वातीन की कहते हैं ना कि दिल और जान है। वो इसलिए क्योंकि किचन से ही होती हैं बहारें और किचन से ही बनते हैं ऐसे कहवे और ऐसे तमाम लवाजमात जिनसे जो हैं आप बच सकते हैं सर्दी से और बहुत सी एलर्जी से। तो डॉक्टर फैसल हमारे साथ हैं, हमें आज बनाना सिखाएंगे। डॉक्टर फैसल, सबसे पहले हम बनाते हैं नज़ला, जिनको है जो कि फ्लू जा ही नहीं रहा, जिनका जो नोज़ है वो रनी नोज़ है और उनको भी एक तरह से एलर्जी है, उनको कौन सा कहवा लेना चाहिए? अच्छा, इसके लिए हम सबसे पहले तो थोड़ा सा पानी गर्म कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, पानी गर्म होने से पहले ही हमने इसमें चीज़ें डालनी है ताकि वो अच्छी तरह से जोश खा जाए। ठीक है। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कहवा है जो हर तरह के वायरल इन्फेक्शंस को ठीक करेगा। एंटीवायरल है ये। एंटीवायरल, ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ खाने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे पास दालचीनी का एक टुकड़ा है, ये मैंने तकरीबन डाल दिया। ये अंदाज़न हमने 1.5 कप पानी लिया। ठीक है। ठीक है, 1.5 कप पानी में हमने एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का तोड़ के डाल दिया। ठीक है। और थोड़ी सी हमने इसमें ये एक बादियान खताई का फूल जो होता है, जो पुलाव की जो खुशबू है बड़ी अच्छी हो जाती है, स्टार एनीस कहते हैं, बादियान खताई कहते हैं, एक हमने ये डाल दिया। ठीक है। और थोड़ी सी हम ये 4-5 अंदाजे से, कोई इसके ख़ास मेजरमेंट्स नहीं है, हमने लौंगें डालनी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी तो हम आपको क्योंकि दिखा रहे हैं तो इसलिए हमने इसको खुला रखा हुआ है। बेहतर ये होता है कि जब आप इसको पकाएं तो इसको ऊपर से ढक लीजिए। ठीक है। उसका क्या होता है कि जब ये चीज़ें पकती हैं तो ये अपनी स्टीम छोड़ती हैं ना, तो स्टीम से बहुत सारी चीज़ें उड़ जाती हैं, तो वो स्टीम वापस जब उसमें जाती है तो वो ज़्यादा अच्छा असरदार बन जाता है हमारा। बिल्कुल, ये पक रहा है और हमने नीचे सोचा है कि बॉईल हो रहा है। हाँ, इसकी जब खुशबू आना शुरू हो जाए और पानी अपना थोड़ा सा रंगत बदल ले, हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना पानी इन सब चीज़ों की वजह से, तो बस फिर वहाँ पे आके आपने इसको
बंद कर देना है और इसको थोड़ा सा दम पे। अच्छा, वो अक्सर लोग कहते हैं कि 4 कप पानी, जब 1 कप रह जाए तब पीना है, क्या ऐसा होता है? देखिए वो जब हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोशांदा बनाना हो, ठीक है, अगर हमने सिर्फ कहवा बनाना है तो उसको बहुत पकाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर हो कि इसकी खुशबू भी फूटे और इसकी रंग भी। अच्छा, ज़्यादा पकाने से असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं? देखिए आपका पानी का कंटेंट उड़ गया ना, तो वो चीज़ रिड्यूस हो गई, जितना वो रिड्यूस हो जाएगी उतना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उसकी वजह से फिर कहते हैं कि पानी को थोड़ा सा आप ज़्यादा जोश दे लें। अदरवाइज़ ये कि अगर आपने एक रेगुलर कहवा पीना है तो फिर आपको इतना पकाना है कि इसकी खुशबू आ जाए। खुशबू तो हमें आ रही है, खुशबू भी आना शुरू हो जाती है और रंग भी आना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसको जितना हल्की आंच पे पकाएंगे उतना अच्छा है। ये एंटी वायरल जो है, ये कहवा हमने तैयार अब इसको हमने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो अभी मैं बात कर रहा था तुलसी की। ये देखिए ये है तुलसी के पत्ते, ठीक है। अब आपको एक पत्ता तो देता हूँ, ये मैं डाल रहा हूँ इसमें, अंदाजे से 4-5 पत्ते डाल दें। जैसा ये तकरीबन पक जाएगा तब हमने डालना है, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि वो क्योंकि ड्राई चीज़ें हैं ना, वो देर में पकेंगी, ये ताज़े पत्ते हैं तो ये जल्दी पक जाएंगे। इसको ज़रा मसल के आप सूंघिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी बड़ी भीनी सी एक खुशबू, बड़ी पिक्यूलर सी, बहुत ज़्यादा इसकी वो है खुशबू होती है और ये आपका फ़ौरन जो है ना सांस खोल देती है। अच्छा, तो तुलसी के पत्ते नॉर्मली पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं कि दस्तों से ढूंढने पड़ते हैं? तुलसी के पत्ते आप सबसे अच्छा तरीका तो ये कि आप नर्सरी जाइए और उनसे कहें तुलसी दे दें। अच्छा, अमूमन वो आपको न्याज़बो पकड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने न्याज़बो नहीं लेना, आपने तुलसी। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? पत्तों का फ़र्क है। छोटे-छोटे पत्ते हैं। पत्ते जो हैं वो थोड़े गोलाई में होते हैं और न्याज़बो के पत्ते थोड़े लंबाई में होते हैं। अच्छा, ये भी आपने फ़र्क ज़रूर इसको पहचाना है। न्याज़बो की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी खुशबू थोड़ी सी भीनी में तरफ होती है, ठीक है। तो ये आपने एहतियात रखनी है। डन 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 डन, ठीक है। बस अभी हमारा कहवा तकरीबन तैयार हो गया। वाह, आप मुझे इस तरफ दें ताकि मैं इसको पोर आउट कर लेती हूँ और व्यूअर्स देख सकते हैं कि हमने किस तरह, फिर हम वहाँ इसको रख देंगे क्योंकि ये मुझे वो स्ट्रेनर भी दे गए वहाँ। और ठीक है, ये हमने कहवा हो गया जी, बिल्कुल हो गया, आप निकाल दीजिए। वाह जी वाह, लाइट सा इसका कलर है। और अच्छा, हम जाते हैं ना डिफरेंट शॉप्स के ऊपर, कॉफ़ी शॉप्स के ऊपर, तो डिफरेंट टीज़ मिल रही होती हैं। एक एक टी की जो प्राइस है ना 1500, 2000, तो फ्रूट टीज चल रही हैं, डिफरेंट कहवास चल रहे हैं। तो ये हमने कहवा, ये देखिए कैसा अच्छा सा इसका कलर आया है और इसमें ना कोई पत्ती हमने डाली है ना कोई और चीज़, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं डाली है। अच्छा, अब आप खुशबू किस कदर अच्छी है। अगर आप इसको चाहते हैं कि फीका ना पिया जाए आपसे, तो आप थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं, चीनी किसी सूरत भी आपने नहीं। डॉक्टर साहब, वैसे अगला कहवा हम क्या बना रहे हैं? अगला कहवा आपको मैं कहवा नहीं बता रहा हूँ, मैं अगला आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ प्रॉपर, जिसमें हम कुछ, जैसे आजकल खांसी ऐसी हुई हुई है जो जाती नहीं किसी भी, काली खांसी कह लें या उसका एक और नाम भी लेते हैं जो मैं नहीं ले रहा, उसको काली खांसी ऐसे चाहिए नहीं है, लेकिन काली खांसी की कैफियत होती है कि वो लगती है और वो ख़त्म नहीं होती। दूसरा ये कि बलगम बहुत बन रहा है लोगों को, बलगम नहीं, रेशा निकलते ही नहीं है। आप जितने मर्जी एक्सपेक्टोरेंट्स ले लें वो रेशा नहीं निकल रहा। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये 4 पाउडर हैं हमारे पास, ऐसे 5 होंगे, एक तुलसी का होगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने डालना है। ये 4 पाउडर है मेरे पास, जिसमें पहला है गुले बनफ्शा, ठीक है, गुले बनफ्शा का पाउडर हम ले लेंगे। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुले बनफ्शा का कुछ नहीं पता। अच्छा, गुले बनफ्शा को गुले बनफ्शा के नाम से, क्योंकि हमने पंसारी स्टोर से लेना है तो आपको यही मिल जाएगा। आपको साबित मिलेंगे, मेरे पास पाउडर थे, मैं पिसा हुआ लेके आया हूँ। गुले बनफ्शा होगी, इसमें जाएगी सौंठ, ठीक है, इसमें जाएगी थोड़ी सी मलेठी, अच्छे सबकी इक्वल क्वांटिटी में। हाँ, ये मैं देख रही हूँ, आपने वो बिल्कुल ही इक्वल और ये एक चीज़ है, इसको कहते हैं काकड़ा सिंगी, ठीक है ना, ये काकड़ा सिंगी हम इसमें डालेंगे। अब ये सब चीज़ें फ़र्ज़ कीजिए कि आपने ले ली हैं, 2-2 चम्मच लग रहे हैं मुझे तकरीबन, ठीक है, बड़े 2 चम्मच अंदाजे से, बिल्कुल। लेकिन जब आपने मेजरमेंट करनी है तो एग्जैक्टली करनी है कि अब अगर आपने 2-2 चम्मच ये चारों चीज़ें ली हैं, जिसमें मलेठी है, सौंठ है, काकड़ा सिंगी है और गुले बनफ्शा, इनके पाउडर हो गए। इनका आधा, मतलब 2 टेबल स्पून ये, तो 1 टेबल स्पून टोटल आपने लेने हैं तुलसी का पाउडर। अब ये टोटल हो गए हमारे पास 5 चीज़ें, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं मिक्स, इसी से कर लूँ, मेरे पास स्पून नहीं है, मेरे हाथ साफ़ हैं बिल्कुल, लेकिन मैं आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ, आप लोग साफ़ हाथों से कीजिएगा या ग्लव्स पहन लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि मेरे पास ये पड़े हुए हैं कैप्सूल। अब इसकी खुराक क्या होगी, ये देखिए, ये कैप्सूल है, इसको कहते हैं बड़े साइज़ का कैप्सूल है, ठीक है, शेल्स मिल जाते हैं इसी तरह से खाली।
ये कितने ग्राम का कैप्सूल ये होता है? तकरीबन 1000 ग्राम का। 1000 ग्राम का कैप्सूल। ये भरना कैसे है? ये भरना कैसे है, इसकी टेक्निक। हाँ, वैसे आपने बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि इतने ग्राम का कैप्सूल, तो समझ नहीं आती इतने ग्राम का कैप्सूल जो है कैसे भरना है। ये तकरीबन 1000 मिलीग्राम का होता है। ठीक है, ठीक है, ग्राम्स नहीं होगा, ये मिलीग्राम्स होगा। ठीक है, ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1000 ग्राम मिलीग्राम। अच्छा, स्पून आ गया है, आप स्पून से आराम से इसको भर दें। ठीक है, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको देखिए, कैप्सूल को ना कभी भी हॉलो इस तरह नहीं भरते। ठीक है, कैप्सूल को हमेशा टैप करके भरते हैं। आपने ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करेंगे, हम इसको टैप करते जाएंगे। किसी सख्त चीज़ पे रखना है, जैसे मैंने प्लेट में रखा हुआ है, ताकि वो नीचे टैप होता जाए। अब देखिए, आप इसको करते जाएं, ये देखिए ये फिल हो गया। अच्छा, ठीक है। अब आप अच्छा, वैसे चम्मच, ऐसा कौन सा माइन्यूटेस्ट चम्मच नहीं जाएगा कोई भी? जाएगा भी नहीं। दूसरा ये कि डोज पूरा नहीं होगा। ठीक है, जब आप टैप करके भरते हैं ना ऐसे ऐसे, तो ये अच्छी तरह पीछे दबता जाता है। और ये फिर अब आपने इसका कैप जो है इसको आपने बंद कर दिया, और इसको आपने हल्का सा ये क्लिक करना है। ये क्लिक कर दिया तो ये लॉक हो गया। डॉक्टर फैसल साहब, कैप्सूल में और नॉर्मली हम खाएं तो क्या फ़र्क है? हम नॉर्मल नहीं खा अच्छा, खा सकते हैं। एक तो डोज पूरा नहीं होगा, हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि आधी चमची की भी हमने थोड़े से, देखिए कितना इसमें आया, बहुत थोड़ा सा आया। दूसरा ये कि ये इतना तल्ख होगा कि कोई एक खुराक से बाद खाने की कोशिश ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसका कैप्सूल, क्योंकि कैप्सूल बहरहाल है तो प्लास्टिक में, अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो इसमें आप शहद डाल लें। शहद डालने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाएगा, इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लें। ठीक है, मतलब चने साइज़ की, चने साइज़ की गोली बन गई आपकी, वो आप रख लीजिए और वो खा लीजिए। वो टैबलेट बगैर कैप्सूल के आप खा सकते हैं अगर खाना चाहें। अदरवाइज सबसे ईजीएस्ट वे ये है कि आप इसको कैप्सूल भर लें, और इसकी खुराक ये होगी कि अगर बहुत ज़्यादा रेशा है, बहुत ज़्यादा खांसी है, तो एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद, एक दोपहर खाने के बाद, एक रात खाने के बाद। जैसे जैसे बेहतर होता जाए तो दिन में 2 दफ़ा आ जाए। 12 साल से कम उम्र बच्चों को ये नहीं देना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कैप्सूल जो है नॉर्मली कहाँ से मिलते हैं? किसी भी पंसार स्टोर से भी मिल जाते हैं। अच्छा, पंसार स्टोर के पास ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं। और ये खाली कैप्सूल उनसे ले लीजिए और इसको घर में इस तरह से टैप कर लीजिए। ग्लव्स पहन के कीजिएगा ताकि हाइजीन का कोई मसला ना। ठीक है, हमने कावा भी बना दिया, हमने गले का भी रेमेडी बना दी, और कोई रेमेडी? अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जिस तरह अब आप होस्ट हैं, इस वक्त आपके गले में खराश है ना, आपको परेशानी हो रही है, तो एक काम कोई भी कर सकता है, वो जो स्पीकर है या नहीं है, कोई भी ये कर सकता है जिसके गले में खराश है, बलगम फंस रहा है, तो शहद लें 1 टीस्पून, शहद खालिश शहद हो, और उसमें क्या करना है आपने कि आधा टीस्पून आपने पिंक सॉल्ट डालना है। ठीक है, शहद में पिंक सॉल्ट डालना है, 1 चम्मच वो, आधा चम्मच पिंक सॉल्ट, उसको मिक्स करके रख लें अपने पास की, जैसे छोटी सी प्याली है, और इसमें से ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसमें से चाटते रहें। 2 से 3 दफ़ा भी आपने चाट लिया ना तो इंशाल्लाह गला तो आपका क्लियर हो जाएगा। इंस्टेंट गले की जो रेमेडी है हमने आपको बताई है। तो व्यूअर्स, डॉक्टर फैसल ने आपको कहवा भी बताया है, आपको बनाना भी सिखाया है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अगर आपने एलर्जी एंटीवायरल जो कहवा बनाना है वो कैसे बनाना है। ये हमारा सेगमेंट जो है सोशल मीडिया पर भी अपलोड हो जाएगा, जिन लोगों ने मिस कर लिया है वो वहाँ से रिपीट में देख सकते हैं। और एक और तरीका, शहद के साथ पिंक सॉल्ट लें और अपने गले को बेहतर करें, तर करें। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज जो हमारे सेगमेंट का हिस्सा बनी है खातून, उनको आपने पहले भी देखा है। बाय प्रोफेशन शी इज़ एंथीजियोलॉजिस्ट, मगर कहते हैं ना कि प्रोफेशन और पैशन दोनों अलग अलग होते हैं, और उनका पैशन है खूबसूरत आवाज़, और आवाज़ में कहते हैं ना कि अपना जादू जगाना, ना सिर्फ जादू जगाना बल्कि मौसीकी, और मौसीकी का जो फ़न है वो कहते हैं ना कि विरसे में मिला जाता है, आर्टिस्ट या होता है या नहीं होता, और ऐसी तख्लीक जो होती है वो इनबॉर्न टैलेंट होता है जिसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। और अपने फ़न का पता हमें तभी चल सकता है जब कोई ना कोई चीज़ हमें बार बार अपनी तरफ उकसा रही हो और बार बार हम उसकी तरफ जा रहे हों, तो उसको कहते हैं पैशन। तो आज जो हमारे साथ म्यूजिशियन हैं वो हैं डॉक्टर ईमान असलम, जो हमारे पहले भी शोज़ का हिस्सा नहीं है, जिनकी आवाज़ से वाकई जो ऑडियंस है महजूज़ हो जाती है, और हम लोग ये रूल आउट करना मुश्किल हमारे लिए हो जाता है कि ये डॉक्टर हैं वाकई की बड़ी खूबसूरत किस्म की अदाकारा हैं और मौसीकार हैं। तो हम उनको आज शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अच्छा, आपको डॉक्टर साहिबा कहना अच्छा लगता है कि यू वांट टू बी आर्टिस्ट और ए म्यूजिशियन?
आर्टिस्ट एक अलग वाइब है और डॉक्टरी फील्ड एक अलग वाइब है, मगर बोथ ऑफ आर गुड। तो आप दोनों वाइब में जाना चाहती हैं? दोनों में। अच्छा, तो जब आप बिल्कुल आप पढ़ भी रही हैं, आपका लास्ट ईयर है, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं आप, तो उनको भी कहते हैं कि अ मैन विद गोल्डन हैंड्स, क्योंकि उनके हाथों में जिंदगी और मौत होती है पेशेंट की। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक सीरियस सब्जेक्ट है, कहाँ एक सीरियस रिगरस सब्जेक्ट और कहाँ जो है वो मेला ठेला फन धूम धड़का। बिल्कुल, दोनों ऑपोजिट हैं और बहुत ही डिफरेंट हैं। अगर देखा जाए तो मेडिकल फील्ड बहुत टफ है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए एंड द अदर सीन के जो दूसरी फील्ड है हमारी सिंगिंग की, शोबिज इंडस्ट्री होगी, ये उससे भी ज़्यादा टफ होती है। दिखने में तो लग रहा होता है आप भी इसी फील्ड से बिलोंग करती हैं कि बहुत ईजी है। कभी किसी पेशेंट ने ये कहा है आपको जरा गाना तो सुनाए, फिर आप मुझे डोज लगा दीजिएगा? नहीं, अभी तक कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस नहीं हुआ मेरे बारे में। मगर ये कि मुझे मोस्टली लोग यही कहते हैं कि आप क्या सुना के बेहोश करती हैं लोगों को। हाँ, तो कभी ऐसा हुआ है किसी इवेंट पे हो, किसी शादी पे हो और गा रही हो तो वहाँ एकदम से फोन आ जाए, आपका मरीज जो है वो उठ गया, वापस बेहोश नहीं हो रहा, तो फौरन भागे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। अच्छा जी, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो शायद कुछ ऐसा होगा। आप प्रैक्टिकली इसको प्रैक्टिस करेंगी? बिल्कुल, श्योर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं करनी, और साथ साथ आप गाएंगी भी? लाजमी। अच्छा, तो ये जो आवाज़ है और ये जो आवाज़ का जादू आप जगाती हैं, ये कब से पता लगा कि आपकी आवाज़ अच्छी है? वैसे तो चाइल्डहुड, बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। मतलब क्या होता है, जितने भी टैलेंट आते हैं नए, जिनको शौक होता है गाने का, आपको पता है मोस्टली आप उनसे स्टोरीज सुनेंगे तो पता चलेगा यार इसको शौक था बहुत ज़्यादा, बचपन से आगे आने का दिल करता था, गाता था या नात पढ़ता था, व्हाटएवर, यही चीज़ें होती हैं। शुरू में यही होता था, स्कूल में होना, डाइस पे खड़े कर देना, टीचर्स ने कहना ईमान नात पढ़ दो। यहाँ से स्टार्ट हुआ, करते करते मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी, यार ये कुछ इस फील्ड में कुछ है। मतलब मैं गाना शुरू हो गई, डिफरेंट कॉन्सर्ट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशंस विन किए, इवन दैट के पंजाब लेवल तक फर्स्ट पोजीशन, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन सब में फर्स्ट पोजीशन ली, और बहुत ज़्यादा ना। तो किसने कहा था फिर आप ये डॉक्टरी के शोबे में आए, या आपने एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट बनना था? घर से प्रेशर था आपको? नहीं, प्रेशर नहीं था बिल्कुल भी। मेरे फादर का शौक था बहुत ज़्यादा इस चीज़ का कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, तो देन मैंने इस चीज को चूज किया। मगर मेरा अपना भी शौक था, मेरा अपना भी शौक था कि नहीं, अगर उनका शौक है तो मेरा भी शौक है। अच्छा, क्योंकि मेरे लिए सारा कुछ अभी भी वही और रहना भी। अच्छा, एक तरफ आपने अपने फादर का शौक पूरा किया, अपने वालिद साहब का, एक तरफ अपना शौक पूरा किया। अब देखिए ना, आप अपने पेरेंट्स का अगर शौक पूरा करते हैं तो आपको कभी नहीं रोकते कि आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, आपने बचपन से सोच लिया था ये बात कि अगर मैं उनका शौक पूरा करूंगी तो मैं उसके बाद मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। नहीं, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ। या मैंने कोई गेम नहीं की उनके साथ कि मुझे लगा कि मैं ऐसा करूंगी तो मुझे ऐसा करने देंगे। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैंने कोई ऐसा स्टेप लेना है। ये सडन हुआ जो भी हुआ, क्योंकि बाय प्रोफेशन मुझे पढ़ना तो बहुत पड़ता है, इतने लंबे लंबे आवर्स की ड्यूटी होती है, हाउस जॉब में भी बहुत दिन का पता होता है ना रात का पता होता है, तो एकदम से स्टैंड रहना पड़ता है आपको। अच्छा, तो टाइम कैसे निकालती हो कि गाना गाना है, शोज में जाना है, कोई ना कोई नया कवर गाना है किसी का, कैसे टाइम निकालती हो? जब डिग्री स्टार्ट होती है तब बिल्कुल टाइम नहीं होता, क्योंकि सारी चीज़ें न्यू होती हैं, सारे सब्जेक्ट्स हमारे लिए न्यू होते हैं, क्योंकि एफएससी में जो आपने पढ़ा होता है वो और इसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, हमने डीपली पढ़ना होता है, बिल्कुल टाइम नहीं होता। तब मैंने इस फील्ड को चूज़ भी नहीं किया था। तब ये था कि वैसे ही यूनिवर्सिटी में परफॉर्म कर लिया, कॉलेज में ऐसे किसी ने कह दिया तो परफॉर्म कर लिया, कोई भी इवेंट आ गया, कुछ भी हो गया। प्रोफेशनली इसको नहीं आपने कैरी किया था? प्रोफेशनली मैंने इसको ज्वाइन किया जब मेरा लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ। अच्छा। लाइक मैंने इसको सेकंड लास्ट ईयर में मैंने स्टार्ट किया है, ये था लास्ट ईयर दिसंबर में। ठीक है। और मैंने फर्स्ट सॉन्ग अपना किया था फेब में, जो कि वेरी फर्स्ट वायरल सॉन्ग हुआ था। ठीक है। देन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब टाइम है कि अब अगर एक चीज़ आपकी वायरल हुई है तो आप साबित करें। क्या वायरल हुआ था आपका? सूफी सॉन्ग था कि इश्क अल्लाह समत। अच्छा, खुद लिखा था? नहीं, खुद नहीं लिखा था, उसको मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि ईमान ये सॉन्ग है, आप ये वाला कर लो। हाँ। तो वो सॉन्ग मैंने कर लिया, रिकॉर्ड किया, उस दिन गला बिल्कुल स्टक था और रिकॉर्ड करके आ गई। अच्छा, व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, ऑब्वियसली आपसे कुछ सुनना भी चाहेंगे लाइव, क्योंकि शादियों का सीजन है, हर बंदा चाहता है कि कौन से गाने जो हैं वो इन्हें आजकल, और ख़ास तौर पे हमारे पंजाब का एक ट्रेडिशन है टप्पे और ढोलक होना, क्योंकि ये ट्रेडिशन सिर्फ आई थिंक बहुत ही कल्चरली कुछ जगहों पे रह गया है, बाकी जगहों से तो खत्म हो चुका हुआ जब से डीजेज और डांसेस शुरू हो गए हैं। अभी भी कोई जो फैमिलीज हैं, घर जो हैं, वो चाहते हैं कि वही महफिल सजे ढोलक की, जिसमें खवातीन जो हैं वो रंगारंग गाएं और फिर
ऑटोमेटिकली जो टप्पे का जो रिवाज है, जो कल्चर है, वो एग्जिस्ट करता है। क्या नए किस्म के टप्पे जो हैं आपने इस बार इस सीज़न के लिए आपने बनाए हैं? क्योंकि बहुत सारे आपको पता है कि वेडिंग इवेंट्स होते हैं, ऐसे गैदरिंग होती हैं, तो उनके लिए मैंने स्पेशली कुछ टप्पे किए थे। लाइव सुनाए? तो मैं सुनाऊंगी आपको जी। मेरा दिल पे आ कहंदा ए है, ओ मेरा दिल पे आ कहंदा ए, एक दिन यार मिले, एक दिन यार मिले, ओ नशा 8 दिन रहिंदा ए है, ओ नशा 8 दिन रहिंदा ए, ओ पानी घड़ियां च नहीं भरदे है, ओ पानी घड़ियां च नहीं भरदे, जिवें चन्ना तू कीती, ओ जिवें चन्ना तू कीती, ओ इंज बेली ते नहीं करदे है, ओ इंज बेली ते नहीं करदे। हाय की दसां सजना दिन किंजे लंघदे ने, ए जान दी हाँ बस मैं किंज सूली टंगदे ने, तेरी याद दे विच सजना, तेरी याद दे विच सजना, किवें हवा भरदे ने, रब बाकी जानदा ए दुख किवें जरदे ने, ओ पानी घड़ियां चों कां पीता है ओए, ओए पानी घड़ियां चों कां पीता, तेरे विचों रब दिसदा, ओ तेरे विचों रब दिसदा, ओ तेनू सजदा मैं तां कीता है ओए, ओ तेनू सजदा मैं तां कीता। वाह जी वाह, ये तो वाकई मज़ेदार किस्म का। ये आपने खुद से, ये किसने लिखा है? ये एक राइटर से लिखवाए थे, फ्रेंड ही था वो मेरा। अच्छा, बहुत अच्छे राइटर। अच्छा, आपके हर गाने में ना थोड़ा सोज और गुदाज रहता है, थोड़ा सा ना आप इमोशंस के ऊपर आपके गाने मैंने अक्सर देखे हैं, सुने भी हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है साउंड होते हैं। अच्छा, ये एक तो होता है ना कि आप जब गाना शुरू हो जाते हैं ना, तब ऑटोमेटिकली ऐसा फील होना शुरू होता है। हाँ। जब तक आप आर्टिस्ट तब हो, आप सिंगर तब हो, जब आप उसके अंदर बिल्कुल जाके डीपली आप फिर परफॉर्म करो। हाँ। उससे पहले तो आप ऊपर ऊपर से परफॉर्म करते रहोगे तो वो फील ही नहीं आएगा। अच्छा, कभी लोग सबक थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। हाँ, लोग कहते हैं कभी भंगड़ा शंगड़ा जरा ढोल धमाका जो होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि वेडिंग इवेंट्स जब भी आते हैं लोगों को होता है कि यार कुछ ऐसी चीज़ हो जो हमें वार्म कर दे, हम उछलें कूदें, ये चीज़ें भी होती हैं। बिल्कुल, मगर मेरे जितने भी सॉन्ग ज़्यादातर हैं वो हैं सैड हो गए, पंजाबी हो गए। वही मैं इसी बात मगर अब मेरे आपके टप्पे भी ना ऐसे हैं जैसे वो वाकई ये वेडिंग से मीनिंगफुल आ जाते हैं। मीनिंग्स है, नहीं कि बस उछलना कूदना उसमें डाला हुआ है, फास्ट है, कोई मीनिंग नहीं है, मगर मीनिंगफुल चीज़ें सारी ना। ठीक है। अच्छा, कौन सा कवर गा रही हैं, या अपने कोई एल्बम जो है वो आपका जो है वो आने वाली है, या कहीं ना कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे आप परफॉर्म करने लगी हैं? बहुत सारी कवर्स मैं करती हूँ जब मैंने लाइव परफॉर्म करना हो, और वैसे भी आपको पता है जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो गए, टिकटॉक, इंस्टाग्राम हो गया, आपको अगर इन रहना हर टाइम तो आप कितने अपने कर लोगे। कवर करने पड़ते हैं, बंदा कवर करता है, मगर खुद भी लिख लेते हैं और दोस्तों से भी लिखवा लेते हैं, तो वो भी परफॉर्म कर लेती हूँ ज़्यादातर। अच्छा, OSTs का बहुत ज़्यादा रुझान है इस वक्त, हर सिंगर जो चाहता है उसका OST जो है ऑल्दो जो है बैकग्राउंड में होता है, लेकिन आप जो है पॉपुलर हो जाते हो OST से। बिल्कुल, आपने कोई पहचान बन जाती है, एक लोग नजर आना बंदा शुरू हो जाता है कि भाई इसने इसका एक सेगमेंट में आ रहा है, एक सॉन्ग आ रहा है, तो भी कुछ है खास इसमें। OST का शौक है, अभी तक कोई किया OST? बिल्कुल, OST का शौक भी है और OST इन प्रोसेस भी हैं। अच्छा, और इंशाल्लाह कमिंग सून लॉन्च हो जाएंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुनाएं, कोई ना कोई अच्छी सी कोई चीज़ सुना के जाए। आपका आप वायरल है, उसकी दो आप अंतरा सुना दें। नहीं, वायरल से पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपको कुछ ऐसी लाइनें सुनाऊंगी, है तो थोड़ी सैड बट बहुत ही अच्छी हैं, अगर आप सुनेंगे आपको अच्छी लगेंगी। जल्दी से सुनाएं। आइए बैठिए
सुन सको तो समझिए एक वफादार का बेवफा सा किस्सा है। आइए बैठिए सुन सको तो समझिए एक वफादार का बेवफा सा किस्सा है। दिल गया वो तोड़ के, मुख गया वो मोड़ के, जिंदगी से जिंदगी का ले गया वो हिस्सा है। खास वो बहुत होते। सूरत ईमान, वाकई आपकी आवाज़ में ना वाकई सोज़ो गुदास है और इमोशंस भरे में हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर ईमान असलम गुलकारा। तो व्यूअर्स, आपको आज का जो प्रोग्राम है वो कैसा लगा, आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा ना पॉजिटिव होता है। हमारे सोशल पेजेस पे जाइए नियो पाकिस्तान के और हमारी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए उन पे। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।